हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। देखते ही देखते हमारा चैप्टर 1 खत्म भी हो चुका है। चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ गए। चैप्टर 2 का नाम है सोशोलॉजी ए साइंस की क्या सोशो साइंस है। ठीक है, ये सवाल उठता है, सोशो साइंस है या सोशो कुछ और है। साइंस तो जो मैथ फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। सोशो क्या उसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, ये सवाल। ओके, तो जो टॉपिक्स हैं कौन से हैं इस चैप्टर में। साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। दैट मीन्स कि साइंस होती क्या है, उसका तरीका क्या है करने का, और कोई पर्टिकुलरली कोई क्रिटिसिज्म है आपके पास उस तरीके को लेके। क्योंकि कोई भी ऐसे परम सत्य नहीं है ना, मैं बोलूं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज ऐसे ही होती है तो वही निकले, वो ऐसा नहीं है ना। देन मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, कि क्या क्या तरीके से रिसर्च की जाती है। पॉजिटिविज्म क्या है एंड उसमें क्या कमियां हैं। फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी नामक चीज। नॉन पॉजिटिविस्ट तरीके क्या है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड, और सब्जेक्ट आपको देखें पेपर में आपको जो क्वेश्चन 20 में से नजर आएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बहुत ही इंटरमिंगल्ड चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा सोशो का जन्म कैसे हुआ, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि सोशो के जन्म के वक्त साइंस का बहुत बोलबाला था। क्या साइंस का प्रभाव रहा सोशो पर, क्या सोशो साइंस है या सोशो कुछ और चीज है। ठीक है, तो इसीलिए ये पढ़ते पढ़ते हम चैप्टर 3 पे पहुंच जाएंगे। अगर सोशो साइंस है भी है या जो भी सब्जेक्ट है, कैसे इसमें हम रिसर्च करें, कैसे इसमें थियरीज बनाएं, थियरीज बनानी चाहिए भी कि नहीं बनानी चाहिए, बस वही हम चैप्टर 2 और 3 में डिस्कस करते करते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ चाहता हूं बताना बिफोर वी बिगिन, कि मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, एक थॉमस कुहन की, कार्ल पॉपर की, और एक डेविड डॉयश की भी। ठीक है, डेविड डॉयश की किताब है रिसेंटली, जो अभी बहुत ही रिसेंट किताब आई थी, एंड बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। वो किताब के नोट्स में से मैंने कुछ जो हमारे काम की बातें लगी वो निकाल के रखी, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, थॉमस कून की किताब है, कार्ल पॉपर की। अभी कभी जब आप फ्री हो जाएंगे लाइफ में, थोड़ा सा जब एग्जाम वगैरह क्रैक कर लेंगे, या फिर यूपीएससी के बियॉन्ड जब पहुंच जाएंगे, क्रैक हो एग्जाम या ना हो, तो आपको लगेगा कि ये बढ़िया चीजें थी, थॉमस कून ने कही थी, कार्ल पॉपर ने कही थी, तो मुझे जाननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेविड डॉयश की बात भी करूंगा। तो जनरली जैसे अभी तक तो हम दो स्टोरी सुनाते आए थे, अब एक और किताब के बारे में हमारे जब नॉलेज है, उस किताब के बारे में जब हमारे पास कुछ हमने उसके नोट्स निकाल लिए हैं, तो वाई नॉट शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ना अब जो कहानी है, यहाँ पर जो स्टोरी है, वो स्टोरी है क्या। देखो अब ना, जैसे जो प्राइमरीली जो इशू क्या है, इशू यही है कि क्या साइंस की जो नॉलेज होती है, क्या वो फाइनल नॉलेज होती है, क्या उसको हम कभी ऐसा कह सकते हैं कि इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। साइंस ने ये थ्योरी निकाल दी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, फाइनल वर्ड है, ऐसा हो सकता है। तो थॉमस कून, कार्ल पॉपर वगैरह सभी यही कहना चाहते हैं, डेविड डॉयश भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोमेंट आप मानना शुरू कर दें कि साइंस ने फाइनल वर्ड कह दिया, आप साइंटिस्ट ही नहीं रहे, आप जो कुछ और दिशा में निकल गए, आप शायद साइंस जो चीज पर्टिकुलर चाहती है कहना, उसकी स्पिरिट से, उसके जज्बे से दूर हो गए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो तीनों कहानियों का जो एक समरी आपको बता रहा हूं, कि जो साइंटिस्ट है वो हमेशा ही हमेशा डाउट में रहेगा। साइंटिस्ट कभी भी नहीं कहेगा कि हमने कोई फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं वही एटम वाला, कि फाइनल जो सबसे छोटा पार्टिकल है एक एलिमेंट में, एटम है। एटम नहीं है दोस्तों, उसके नीचे जो कितने सारे निकला है ना, तीन तो वो पहले निकल गए थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे जो बहुत सारे पॉजिट्रॉन्स, म्यूऑन्स वगैरह, जो टाओस, पता नहीं क्या क्या निकला है। तो फाइनलिटी कहां पर है कोई नहीं जानता। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही साइंस ने इस बात पे अग्री किया कि फाइनल नहीं है, कि क्या पता एटम के नीचे भी कुछ हो, है ना, तो निकलता निकलते निकलते क्या कुछ पहुंचता जा रहा है। तो इसीलिए साइंस फाइनल नहीं होती। ठीक है, तो ये बात पर हम अग्री करेंगे। लेकिन जितनी आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा न्यूटन के लॉ के हिसाब से ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वहां तो आप फाइनल वर्ड की तरह कह देते हैं कि न्यूटन का लॉ है जी, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, ये आइंस्टाइन का लॉ है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसी जब बातें हम कह देते हैं, वहां तो आप कहते हैं फाइनलिटी है। कि अगर एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं दोस्तों इसको, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ नाम भी होता है क्या, मुझे पता नहीं। ठीक है, जो ये 90 डिग्री वाला एंगल होता है, जिसमें इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस एंड इसको हाइपोटेन्यूज। तो हम कहते हैं ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, ये बात मानी जाती है। तो अगर ये बात मानी जाती है, क्या साइंस इसको डाउट से देखेगी, तो या फिर फाइनल वर्ड है कि हमेशा ही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात फाइनल माने कि क्या करें इसको हम, कि थॉमस कून, कार्ल पॉपर, डेविड डॉयश वगैरह जो हमें कह रहे हैं कि फाइनल तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम किसकी बात माने,
तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये सिस्टम चल रहा है, जब तक ये डिस्प्रूव नहीं हो रहा था, वो कह रहे हैं कि कभी भी आप इसको तब तक ना इसको फाइनल नहीं कह सकते जब तक ये डिस्प्रूव नहीं हो रहा था। सर मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यही हुआ कि अभी हमारे पास ये ऑर्डर है, हमारे पास ये एक जो थ्योरम है, इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तब तक हमें माननी पड़ेगी। लेकिन इसको हमेशा शक की नजर से देखना कि क्या कोई एग्जांपल ऐसा निकल कर आ रहा है जिसमें ये प्रूव ना होती हो। ठीक है, मैथ में यूजुअली थोड़ा सर्टेन चीजें निकल के आ जाती हैं, साइंस में पर्टिकुलर देखते हैं जैसे हम आगे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में तो इतनी फाइनल नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी कम सर्टेनिटी होती है, चीजें बदल जाती हैं कुछ टाइम बाद, नई डिस्कवरी निकल के आती है, किसी ने शक की नजर से देखा होता है थ्योरी को। एंड जो हमारी जो सोशल वगैरह साइंसेस निकल कर आती हैं, इकोनॉमिक्स हो गई, हमारी पॉलिटिकल साइंस हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, इनमें तो बहुत ही कम सर्टेनिटी रह जाती है इस तरह से कि हम बोलते हैं कि जो थियोरीज हैं वो तो बहुत रैपिडली बदल सकती हैं। ह्यूमन बींग्स की यहाँ बात हो रही है, गेटिंग इट? तो इसलिए हम डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। यही बात समझाने के लिए पूरा ये लेक्चर आपको यहाँ सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। कहानी समझ आई आपको? कहानी यही है कि फाइनलिटी कभी नहीं होती, हमेशा ही हमें खोजते रहना है नई नई चीजें एक साइंटिस्ट को। लेकिन जब तक वो नई चीज निकल के नहीं आ रही, हम उस बात पे विश्वास करते हैं ऐसा ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल था जो है व्हाइट स्वॉन्स का, कि सफेद ही होते हैं हंसों के जोड़े, हंस होते हैं जो स्वॉन्स होते हैं ये सफेद ही होते हैं अनटिल अनलेस आप काला कोई हंस देखें उड़ता हुआ, जो कि दिखा कहां? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही वो दिखा, आपने क्या कहा? आपने अपनी थ्योरी को इंप्रूव कर दिया, सर सारे के सारे स्वॉन्स व्हाइट नहीं है, कुछ काले भी हैं। ठीक है, थ्योरी इंप्रूव कर दिया, मोस्टली सफेद हैं। पहले था ऑल स्वॉन्स आर व्हाइट, फिर ग्रेजुअली जब काला हंस दिख गया कह रहे हैं कि नहीं मोस्टली आर व्हाइट, कुछ कुछ काले भी हैं। गेटिंग इट? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जब तक खुद की थ्योरी में कमियां नहीं ढूंढेगा तो वो कुछ अधूरा काम कर रहा है। एंड वो कह रहे हैं जैसे इंडक्टिविज्म हमने पढ़ा था एक, देयर वाज अ टर्म इंडक्टिविज्म, है ना? इंडक्टिविज्म क्या निकलता है कि डेटा कलेक्ट करोगे, आप एम्पिरिकली काम करोगे, डेटा कलेक्ट करके आप देखोगे अच्छा ये पैटर्न नजर आ रहा है, इस पैटर्न के बल पर मैं ये थ्योरी बना देता हूं, है ना? यही देखते थे आप। वो कह रहे थे इसलिए इंडक्टिविज्म, डेविड डॉयश आएंगे कहेंगे इंडक्टिविज्म ने साइंस की स्पिरिट को किल कर दिया। साइंस की स्पिरिट क्या थी कि हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो एग्जाम्पल मेरी थ्योरी को झुटला दे। आप कहेंगे सर फायदा क्या हुआ थ्योरी बनाने का अगर झुटलाना ही था? वो कह रहे नहीं, इसमें फायदा है बहुत ज्यादा। जैसे ही आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी को झुटला दे, आप उसको भी चाहेंगे एक्सप्लेन करना, आप उसको भी चाहेंगे अपनी थ्योरी का पार्ट बनाना कि कैसे मेरी थ्योरी को मैं अमेंड करूं, थोड़ा सा बदलूं कि ये भी एक्सप्लेन हो जाए, आपकी थ्योरी और बढ़िया हो जाएगी, आपकी थ्योरी और यूनिवर्सल हो जाएगी। कि अब ऐसे कोई एग्जाम्पल जो कि आपकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता था, आपने उसको भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, अब आप और एक यूनिवर्सल, एक और ब्रॉडर थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडक्टिविज्म में हम बोलते हैं कि नहीं, हमने डेटा पे बना के देखा, सब तरफ हमें यही बात लग रही है, तो इसलिए क्रिटिकल स्पिरिट थोड़ी साइंस की कम हो जाती है। ठीक है, तो वही विचार है। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो ऐसे बातें करते हैं, बाकी हम जैसे लोग तो सिर्फ सुनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, पेपर में बढ़िया हम इसको लिख के आ सकते हैं। तो यही कहानी अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, कार्ल पॉपर, थॉमस कुहन, डेविड डॉयश की। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो कुहन की किताब है इसको जरा एक बार रब करके देखें। कुहन की किताब का नाम याद कर लो, थोड़ा फायदे में रहोगे, क्योंकि एज सच ये किताब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरह से साइंस का क्रिटिसिज्म था कि साइंस ने जैसे हमने जैसे जो सोशो की ना, आप शुरुआत को समझो कि सोशो की शुरुआत क्यों हुई थी। सोशो की शुरुआत सिर्फ दोस्तों इसीलिए हुई थी कि उसने कहा था कि रिलीजन है, वो कह रहा है कि मैंने कह दिया फाइनल वर्ड है। तो सोशो की शुरुआत, सोशो नहीं रादर साइंस की शुरुआत थी। अगर इसको हम थोड़ा एग्जैक्ट देखें तो सोशो नहीं साइंस की शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो साइंस कह रहा था कि रिलीजन फाइनलिटी की बात करता है, कि मैंने कह दिया सन सेंटर में नहीं है तो नहीं है, अर्थ सेंटर में। साइंस कह रहा है सर थोड़ा चेक तो कर लो, ठीक है, देख तो लो। तो साइंस की स्पिरिट क्या थी? इंक्वायरी वाली, क्रिटिकल स्पिरिट थी। साइंस ऐसे चाहता था चीजों को देखना, रिलीजन ऐसे नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसलिए साइंस का जन्म हुआ, साइंस पे लोगों का विश्वास बढ़ा। कह रहे साइंस जब ऐसे फाइनली बोलना शुरू कर देगा कि जो मैं कह रहा हूं वो फाइनल है, तो साइंस भी तो एक तरह से रिलीजन के जैसे बिहेव कर रहा है। साइंस और जो वो वाले पहले वाले रिलीजन्स थे उनमें फर्क क्या रह गया? तो साइंस भी तो एक धर्म के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि साइंस में जरूरी है कि रेवोल्यूशन आता रहे, साइंस को झुटलाया जाता रहे, ताकि नई तरह की साइंस बनती रहे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या किताब लिखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। ठीक है, और ये अगेन मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया में कुछ कुछ ही ऐसे महान लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जिनके दिमाग चलते हैं तेज, चमत्कारी कुछ आइडिया आता है, एकदम से उस पर डेवलप भी करते हैं, फिर वो किताब लिख के जाते हैं ऐसे कोई जिसमें दुनिया बदल जाती है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन कि साइंस को बोल रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिट भूल चुके हैं, आप अपने आप को रिलीजन के जैसे स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, आप साइंस रहे ही नहीं। तो इसलिए वो किताब लिखते हैं थॉमस कुहन। ठीक है, एंड क्या आइडिया बोलते हैं? पैराडाइम्स का।
पैराडाइम्स क्या होते हैं कि दुनिया को देखने का नजरिया। जैसे अभी हमारा पैराडाइम क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हो सकता है आज से 500 साल बाद बिल्कुल झुटला दिया जाए और कुछ नया तरीका निकला है कि सर परपेंडिकुलर और बेस वाली बात होती है, ये वाली ऐसे ऐसे तो गलत हुई, ऐसे ऐसे कुछ ये नया निकल के आ गया, मान लो ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहले हम किसी चीज को अलग तरह से देखते थे, पहले हम देखते थे कि अर्थ सेंटर पे सन घूम रहा है, ठीक है, जैसे 2000 साल कितने साल हजार साल तक यही चलता रहा। जैसे ही वो सिस्टम जो झुटलाया गया नया आया, अर्थ सेंटर पे नहीं रही, सन सेंटर पे आ गया, ठीक है। पैराडाइम देखने का नजरिया, पूरी की पूरी जो एक पूरा जो चल रहा है इकोसिस्टम वही बदल गया है ना देखने का। तो इसीलिए वो कहते हैं पैराडाइम जो है वो वर्ल्ड व्यू कहलाता है। साइंटिफिक पैराडाइम जब बदलते हैं तो लोगों के विचार बदलते हैं। वो कह रहे हैं कि विचार बदलने से पैराडाइम बदलता है, पैराडाइम से विचार बदलते हैं, वो देखने की बात है, मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन पैराडाइम अगेन अगर सिंपल सी बात करें, अगर पैराडाइम होता क्या है, पैराडाइम है कि अभी आप सब सोचते कैसे हो। जैसे अभी से कुछ वक्त पहले किसी को पता ही नहीं था कि कोविड क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है। फिर कोविड आया, लोगों के मन में भ्रम था कि है क्या क्या नहीं, क्या है क्या क्या नहीं। फिर कोविड फैलना शुरू हुआ, बहुत लोग मरने भी शुरू हो गए, बीमार होने शुरू हो गए। तो पैराडाइम बदल रहा था साथ साथ में कि जो किसका पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोविड की अंडरस्टैंडिंग का पैराडाइम धीरे धीरे बदला। उसके बाद पैराडाइम में वैक्सीन की बात शुरू हुई, बहुत से लोग अगेंस्ट भी थे, काफी सारे अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी बहुत अगेंस्ट था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वहां पे जो वैक्सीन की एफिकेसी की बात पता लगी कि बीमारियां रुकती हैं और लोग बीमार होते हैं अगर, तो इतने क्रिटिकली बीमार नहीं होते। पैराडाइम बदल रहा था, नॉलेज नहीं आ रही थी, मैंने अपनाया, मैंने भी वैक्सीन लगवा ली। तो इसीलिए मैं पहले एंटी वैक्सर नहीं कह सकते, मैंने तो बचपन में बहुत वैक्सीन लगवाई है, लेकिन मैं उस वक्त तक तो मैं बहुत ही अगेंस्ट था वैक्सीन को लेकर। लेकिन ग्रेजुअली इवेंट्स बदले तो मैंने पैराडाइम भी बदला, वैक्सीन की नॉलेज बदली तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली। गेटिंग इट? तो पैराडाइम क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एक सिस्टम होता है, एग्जिस्टिंग एक पैटर्न होता है, एग्जिस्टिंग एक इकोसिस्टम होता है जिसमें हम सब ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब वो बदलता है तो लोगों के विचार भी बदलते जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा भी होता है, लोगों के विचार बदलते हैं, पैराडाइम बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पैराडाइम होता क्या है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक अचीवमेंट्स दैट फॉर अ टाइम प्रोवाइड मॉडल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टू अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। हाईफाई वर्ड लग रहे हैं तो इतने हाईफाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि ना जो हर एक जो दुनिया में हर एक वक्त की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, हर एक वक्त की कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कतें रही हैं, उस दिक्कत को आप कैसे बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो चीजों के हिसाब से, दैट इज अ पैराडाइम, ठीक है। अब यहां पर ना आपको यूपीएससी के एग्जांपल से बेस्ट समझ आएगा। तो अगर लेट्स से मैं बोलूं कि यूपीएससी के अगर आप उसमें देखें सिस्टम में, यूपीएससी के सिस्टम में लेट्स से अज्यूम करें कि आज से 25 साल पहले चले जाएं, एनसीईआरटी पढ़ो और थोड़ा सा लेट्स से कि 2-4 ये वाली किताब पढ़ लो। पहले किताब आती थी मोटी सी जीएस की, टाटा मैग्रो-हिल की, वो पढ़ लो एंड दैट्स इट, आपका ना प्री निकल जाएगा, मेंस हो जाएगा, आपके इंटरव्यू तो कॉल आ जाएगी। वो पैराडाइम था पहले। ग्रेजुअली पैराडाइम बदला, लोगों की जो अचीवमेंट का लेवल बदला, कोचिंग सेंटर्स आए, अलग अलग यूपीएससी का लेवल भी रेज हो रहा था, बहुत रैपिडली लेवल रेज हुआ। करते करते आज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग बुक्स देखनी पड़ती है, एक किताब तो ऐसे कोई कह ही नहीं सकते वो पढ़ोगे तो हो जाएगा। पैराडाइम बदल गया, एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसके सोल्यूशन, एग्जिस्टिंग जो हमारी चीजें थी लेट्स से कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो या वो वाली किताब पढ़ लो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमें नई चीज की खोज भी करनी थी साथ साथ में। तो नई चीजें जो निकली, वहां पर कोचिंग सेंटर्स आए, वहां पर टीचर्स एफर्ट करने वाले जो डालने थे। अगर आप वहां पर ऐसे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले टीचर डाल दोगे, बच्चे सिलेक्ट ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वाइप्ड आउट। बच्चे आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोई वहां पे एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, अपने आप वाइप आउट हो जाओगे ना, साइड हो जाओगे। तो इसलिए टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, बच्चे भी आएंगे। गेटिंग इट? तो इसीलिए पूरा पैराडाइम एस्टैब्लिश हो जाता है हर एक चीज का कि कौन सी चीज कितना एक्सप्लेन कर पा रही है, कितना बेटर सोल्यूशन दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ठीक है। कुछ आइडिया लगा पैराडाइम का? मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी से 10-15 मिनट पहले आपको पैराडाइम क्या है ऐसे कोई शब्द का भी कोई बहुत शायद नॉलेज नहीं होगी, बहुत वर्ड पता होगा, लेकिन किस लेवल पे सोचना है वो नहीं सोचा होगा। अभी ग्रेजुअली आपको पैराडाइम के साथ थोड़ी कंफर्टेबल बढ़ना चाहिए। एंड पैराडाइम एक वर्ड एग्जिस्ट करता है आपके डिक्शनरी में, दिमाग में हैमर, ठीक है, हैमर करना है मेरे दिमाग में, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पैराडाइम एंड वो हमारे को थोड़ा सा समझ आता है कि पैराडाइम होता क्या है। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हो क्या रहा है कि ना, जो यहाँ पे हमारे जो ओवरऑल अगर देखें जो किताब लिखते हैं वो जो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, उसमें कौन सा आगे लिखते हैं कि कैसे जो विद टाइम वर्ल्ड व्यू रिप्लेस होता है, एक और नॉलेज की नई नॉलेज आती है एंड नई नॉलेज के आने से क्या होता है, नई नॉलेज के आने से हम दुनिया को समझते कैसे हैं, हाउ वी कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड, इट चेंजेस, ये बदल जाता है,
ठीक है। एंड तो इसीलिए जो पैराडाइम यूजुअली होते क्या है, पैराडाइम रिप्लेस करते जाते हैं एग्जिस्टिंग जो सिस्टम को, एग्जिस्टिंग पैराडाइम को, नया पैराडाइम आएगा एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। एंड दुनिया बदलती हुई हमें नजर आती है क्योंकि पैराडाइम्स बदल रहे होते हैं। पहले राजा महाराजा राज करते थे, वो वाला पैराडाइम था। ग्रेजुअली जो थिंकर्स वगैरह आए, रेवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी अभी स्टैब्लिश्ड नॉर्म बनता जा रहा है, जहां पर जैसे इवन की जो दुनिया में ना डिक्टेटर्स है ना खतरनाक, वो भी कुछ ना ऐसे भ्रम तो रचते ही हैं। आप ये फुकुयामा की बात बोल रहा हूं, मेरे खुद के शब्द नहीं है, फुकुयामा की किताब पढ़ते हैं तो फुकुयामा जी उसमें लिखते हैं कि दुनिया के जो डिक्टेटर्स भी हैं खतरनाक से खतरनाक, चाहे वो कौन से नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा जहां भी, तो वो सब भी इलेक्शंस तो करवाते ही हैं, चाहे वो जितने भी झूठे इलेक्शंस हो, चाहे जितने भी जैसे भी इलेक्शंस हो, जो फरेबी इलेक्शंस हो, इलेक्शन करने का ढोंग तो किया ही जाता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बहुत ही कम ऐसी जगहें रह गई हैं जहां पे इलेक्शन का नाम भी नहीं है, राजा के जैसे रूल करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम ये पैराडाइम तो बदला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के हक की बात होनी चाहिए। ये पिछले अगर हम देखें 400-500 साल में कितना बदल गया, एंड पिछले 50-60-100 सालों में तो ये बहुत ड्रास्टिकली बदला, जहां पर लोग चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ही रहें एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम आर जनरली बेटर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, पैराडाइम बदला राजा महाराजाओं से डेमोक्रेसी की तरफ। चाहे नाम की डेमोक्रेसी है तो है, उस पर विश्वास तो है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे इंप्रूव करें वो बात अलग है, ओके, ठीक है। एंड देन इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि जो ओवरऑल जो भी हमारी जो डिस्कवरीज होती हैं, या फिर जो ओवरऑल जो हमारे जितने भी उस वक्त की प्रॉब्लम्स होती हैं, एनॉमलीज होती हैं। एनॉमलीज मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर जो मॉडल के तहत। क्या मतलब, जैसे कि लेट्स से कि मैं अभी बोलूं जैसे कि अच्छा ये वाला मैंने थ्योरी बनाई थी, कौन सा था ये, राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं कह रहा हूं ये ना ट्रू है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। सर कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जहां पर जो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन नजर आए कोई, कि क्या करें मैं, ऐसा कोई रिलेशन बताओ कि सिर्फ इसका गुलाम ना हो कि 90 डिग्रीज पर ऐसा होगा, ठीक है। तो एनॉमली है कि मैं बोलूं सर 90 डिग्री नहीं है, लेट्स से ये एक ऐसे वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे जहां पे लेट्स से ये वाला साइड ए साइड लगा लो, बी लगा लो, सी, ए बी सी में रिलेशन नजर आए। सर ऐसा वाला कोई रिलेशन बताओ जो अगर आप की एनॉमली मतलब 90 डिग्री नहीं भी है, 95 डिग्री है, 85 डिग्री है, 100 120 जितना डिग्री है, तो वहां पर भी ये फॉर्मूला वैलिड हो, ऐसी कोई चीज बताओ, ठीक है। तो एनॉमलीज आती हैं जो एग्जिस्टिंग चीज में एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप, तो आप कहते हो कि अच्छा मुझे ब्रॉडर चीज करनी पड़ेगी। किसी ने अभी तक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल देखा था, उसके लिए लग रहा था कि हाँ ये तो सब जगह वैलिड है, ये हर ट्रायंगल पे हो जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं दिखा उसे, उसको लगा सर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्या करूं मैं अब, कहेंगे सर क्योंकि 90 डिग्री पर ही अप्लाई होता था, अब एनॉमली आ गई। एनॉमली मतलब चीज जो हमारे हटके आ गई, अब क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए हम पर्टिकुलरली हम डिराइव करते हैं, पैराडाइम नया निकालने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट इसमें लगे ही रहते हैं, ओके, ठीक है। तो इसलिए साइंस क्या बोलते हैं कि एक होते हैं जो कुहन साहब लिखते हैं, थोड़ा साइड होता हूं मैं, कि नॉर्मल एंड रेवोल्यूशनरी साइंसेज होती हैं। दो तरह की साइंसेज हैं, एक तो नॉर्मल और एक रेवोल्यूशनरी। तो नॉर्मल साइंस एंड रेवोल्यूशनरी साइंस में, नॉर्मल साइंस कहते हैं जो मोटी मोटी सारी बातें एक्सप्लेन कर देगी, रेवोल्यूशनरी साइंस क्या करेगी, बदल के रख देगी एग्जिस्टिंग सिस्टम को, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम हैज एनॉमलीज, कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वही नॉर्मल साइंस कहते हैं कि जो एनॉमलस फैक्ट होगा, जो कि एग्जिस्टिंग चीजों में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, उसको छुपा देगी कि नहीं मत करो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको सवाल, मैं जैसे अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको, एंड आप बोलें सर आपके पढ़ाए हुए में से ये सवाल नहीं आया, ठीक है, ये वाला सवाल आपके पढ़ाए हुए में से सॉल्व नहीं होता, मैं बोल दूंगा हटा दो, ठीक है, कि ये सवाल पेपर में नहीं आता, ये तो यूजलेस है। पेपर में तो आया था ना, पेपर में तो पूछा गया ना, यूपीएससी नहीं पूछा है, ऐसे तो नहीं बच्चा कहीं और से उठा के नहीं लाया। तो क्या कहूंगा मैं, कहूंगा कि अगर मैं उसको कहूंगा हटा दो, इसको रिमूव कर दो, तो मैं नॉर्मल साइंस के जैसे बिहेव कर रहा हूं। रेवोल्यूशनरी काम क्या होगा, रेवोल्यूशनरी साइंस क्या होगी कि बढ़िया इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेट अस फाइंड अ वे आउट। क्या इस चीज के लिए हमें कुछ नया मॉडल निकालना पड़ेगा, क्या इस चीज के लिए हमें कोई एग्जिस्टिंग चीज को मोल्ड करना पड़ेगा, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई नई किताब पढ़नी पड़ेगी, या इस तरह के और सवाल नजर आए तो हम क्या करें। तो दैट इज रेवोल्यूशनरी साइंस, गेटिंग इट। तो यूपीएससी में हमें दोनों का ही मिक्सचर चाहिए, थोड़ा नॉर्मल साइंस भी, थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी, एग्जिस्टिंग चीजें भी हैं। जैसे सोशो की बात करें हम सिलेबस में 90%, 85, 90, 95% तक भी, जो जैसे कई बार तो पेपर ऐसा हुआ कि बाहर का ऊट पटांग सवाल पूछा ही नहीं यूपीएससी ने कोई, ठीक है, हमारे एग्जिस्टिंग में काम चल गया। लेकिन देयर हैव बीन टाइम्स यूपीएससी ने सवाल पूछे, पता ही नहीं, समझ नहीं आता कहां से पूछ लिए, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर जैसे ऐसे सवालों के लिए हाँ हाथ खड़े हैं बिल्कुल ही, क्या करें समझ नहीं आता कि कौन सी किताब खोजें, ठीक है। लेकिन एक दो ही रहते हैं, वो हम ट्राई करेंगे कि उसको मिनिमाइज करें कि डैमेज कम से कम हो। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको, ताकि
बाकी अगर जो थोड़ा नई चीजें हैं, नई तरह की नॉलेज है, नई तरह का पैटर्न है, या फिर नई कोई यूपीएससी को लग रहा है कोई टेस्ट डेवलप हो रहा है यूपीएससी का, उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहे हम। एज सच चांसेस कम होते हैं कि हम उस वैल्यू अपडेट वगैरह से बहुत फायदा उठा पाएंगे, लेकिन अगर वो एक दो सवाल अगर वो ऊटपटांग वाले कुछ आए तो हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, हम मिस नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या एक बैलेंस स्ट्राइक आउट क्या किया कि नॉर्मल क्लासेस निकाल लेंगे। एक तो नॉर्मल क्लासेस जो कि मोटा मोटा 90 to 95% आपके सारे सवाल सॉल्व करा देगा, 20 में से 19 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक जो सवाल जो ऊटपटांग आ रहा है उसके लिए भी कुछ कुछ काम करते रहें, तो हम यहां पर वैल्यू अपडेट्स भी देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, बैक टू आवर साइंस। तो एनॉमलस फैक्ट्स को छुपा लेगा, अगर उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं तो जरूरी नहीं है करना, एंड तो जब तक उसको नहीं उठाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? वो रोड ब्लॉक्स नहीं है, रादर वो तो माइलस्टोन है, उससे हमें आगे बढ़ना है, उससे ऊपर निकलना है। तो इसी को ही रेवोल्यूशनरी साइंस, ये जो ट्रेडिशनल को जो शैटर करती है एंड अकॉर्डिंगली नॉर्मल साइंस की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करती है, पैराडाइम बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम यहां पे बस वही चाहते हैं बात जानना कि कोहन साहब क्या बोलते हैं कि नई कोई चीज आए साइंस में तो उसको जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपकी थ्योरी को, वो चीज तो बढ़िया है, साइंस के बाउंड्रीज को एक्सपैंड करेगी। तो इसलिए साइंटिस्ट को वो सलाह क्या देते हैं थॉमस कुहन कि आप ढूंढते रहिए ऐसी चीजें जो आपकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक आप ऐसी चीजें नहीं ढूंढेंगे आपकी थ्योरी की बाउंड्रीज एक्सपैंड नहीं होंगी, लिमिटेड थ्योरी ही आपकी रह जाएगी। गेटिंग इट? तो इसलिए यहां थॉमस कुहन की बात है। देन आते हैं अपने कार्ल पॉपर जी। कार्ल पॉपर भी किताब लिखते हैं द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। ये भी थोड़ा सा अब यही सिमिलर लाइंस पे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह से बात करना चाहेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो फिलॉसफी है या किसी भी तरह की कोई साइंस की बात हो रही है, तो वो चाहते क्या है कि वो जो हमारी जो कोई भी, आप जैसे आप मान लीजिए कि बड़ी दिक्कतें होती हैं, अब आप कोई मेंटरशिप कॉल लेते हैं, मेंटर से बात करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही होती है कि सर मेरे को ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा, मेरा आंसर अच्छा नहीं बन रहा, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है ना, आप मेंटर से पूछेंगे, टेलीग्राम में आपको डाउट पूछते हैं, सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है ना, ये बता दीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम ही होती है, उसी में ही उसी के बाद आपका सवाल खड़ा होता है वहां पर। अदरवाइज तो ऐसे बैठे बैठे चलो मैं थोड़ा एक फोन लगा के बात करता हूँ, चलो किसी से, वो कर रहे हैं तो चलो आई एम नॉट रियली श्योर कि इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, तो लेकिन प्रॉब्लम के बाद ही आपको सवाल एक्सेट्रा का जन्म होता है। तो यही चीज है, वो कहते हैं जो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उसी पर ही जब हमें क्लैरिटी सॉल्यूशन चाहिए था तो साइंस का जन्म हुआ। ठीक है, तो साइंस का जन्म हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरी वहां से हुई, वही उसका लॉजिक था पैदा होने का साइंस का, कि हमारी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी हमसे, कि बिजली क्यों कड़कती है, और ठीक है बोल दिया जो राजा ने कि जो भगवान ने ऐसा कुछ किया, या फिर जो ऐसा क्यों, जो पर्टिकुलर भूचाल क्यों आता है, भगवान ने कुछ किया, तो समझ नहीं आ रहा। कहीं की जगह भी भगवान कुछ करता है क्या? हर जगह भगवान सेम है? अच्छा, हमारे मान लीजिए कि हिंदू धर्म के भगवान ने ऐसा किया, तो लेट्स से मुस्लिम धर्म के लोग क्यों मारे गए, क्रिश्चियन क्यों मारे गए, क्रिश्चियन धर्म के भगवान ने ऐसा किया तो पर्टिकुलरली जैसे सिख क्यों मारे गए? ये हो क्या रहा है? भगवान क्या कॉमन नहीं है, या भगवान अलग अलग है, दुश्मनी है, कुछ ऐसा कुछ है, समझ नहीं आ रहा। एनॉमलीज आती जा रही हैं, कुछ तो और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ तो और ढूंढना पड़ेगा, तो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं, किसी ने कहीं झांक के देखा और कहीं पे आसमान तारों में तो नई नई चीजें निकल कर आई। तो यही चीज है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी लोगों की, कि वहां पर की कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, साइंस का जन्म हुआ, लॉजिक था साइंस का एक डिस्कवरी करने का। ओके, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इसलिए वो गोल्डन वर्ड्स क्या कहते हैं हमें, कार्ल पॉपर जी कहते हैं कि व्हेनेवर वी प्रपोज अ सॉल्यूशन, जब भी हम किसी बात का सॉल्यूशन ढूंढें, तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें या फिर उसको प्रपोज करें, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को ओवरथ्रो कर देने की, रादर देन डिफेंड इट। ठीक है, लेट्स से मैंने अब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, लेट्स से कि ये अगर हम ये 3 काम कर लें, हम जो अर्थक्वेक के प्रोन हो जाएंगे, कि अर्थक्वेक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर अगर हम ये 3 तरह से बिल्डिंग बनाएं। ठीक है, तो 3 तरह से बिल्डिंग बनाएं, तो इसको जब कहते हैं अगर आप सच्चे साइंटिस्ट हैं, कार्ल पॉपर कहते हैं सच्चे साइंटिस्ट हैं, तो आप तरीके ढूंढेंगे कि जहां पर आपका ये तीनों चीजें फेल हो जाती हैं, जहां पर ये तीनों चीजें फेल हो जाती हैं एंड भूचाल में घर फिर गिर जाएगा। गेटिंग इट? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए आप अपनी जो सॉल्यूशंस को डिफेंड मत कीजिए, तरीके ढूंढिए कि कैसे इसको ओवरथ्रो, कैसे इसको हम उठा के बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो तरीका ढूंढ लिया, मान लीजिए ये चौथा कोई अगर इवेंट हो जाए, उसमें ये तीनों चीजें बिल्कुल फेल हो जाती हैं, एक बिल्डिंग गिर सकती है, तो ये चौथे का भी मैं सोल्यूशन कर लूंगा, बिल्डिंग फिर सेफ हो गई। देन 5वें को ढूंढिए। वही कह रहे हैं, साइंस का जन्म होने का, साइंस के एग्जिस्टेंस का, साइंस के आगे बढ़ते रहने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हमें अपने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को बेहतर करते जाना है। जिस दिन आपको लगेगा फाइनल वर्ड रीच हो गया, उस दिन आप साइंटिस्ट नहीं रहे। तो बस यही बातों चाहते हैं हमें बताना। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए
तो अपनी थ्योरी को हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रूव करने पे लगे रहे हैं, प्रूव करने पर लगोगे तो यू आर नॉट अ गुड साइंटिस्ट, वो यही चाहते हैं हमें बताना। ऑलराइट, तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो साइंस की क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको किल कर दिया इंडक्टिव थिंकिंग ने। मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ यही ढूंढते रहे कि हाँ यहां भी मेरी थ्योरी अप्लाई होती है, देखो यहां भी होती है, देखो यहां भी होती है, मैं कितनी ऑसम थ्योरी बना चुका हूं। वो कह रहे हैं आप ऑसम थ्योरी बना चुके होंगे लेकिन आप थ्योरी को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ एप्लीकेशन ढूंढते जा रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आइए जहां पर अप्लाई नहीं होती, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे एंड आप साइंस को और कुछ नया दे पाएंगे। वही वो कह रहे थे, जैसे ऑब्जर्वेशन थी कि स्वॉन्स आर वाइट, है ना, अपनी किताब में लिखते हैं, अनटिल अनलेस आपने जाके ढूंढा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां पर काले हंसों ने आपका स्वागत किया, आपको लगा रही ये क्या हो गया, मेरी तो थ्योरी ही सारी फ्लॉप हो गई, हंस सारे चिट्टे होते हैं, वाइट होते हैं, ये तो काला हंस निकलाया, ये क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने क्या करना है कि हर एक थ्योरी, कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल कॉन्जेक्चर है। जब तक ये, मतलब प्रोविजनल कॉन्जेक्चर मतलब कि प्रोविजनल है, ये पक्का नहीं। मैं कह रहा, वो कहेंगे कि आपने पक्का बोल दिया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दैट, कहेंगे पक्का नहीं है। जो ये मोस्टली अभी तक तो जितनी चीजें देखी है उसमें यही प्रूव हो रहा है, लेकिन हाँ आई एम वेटिंग कि कैसे ये गलत प्रूव हो जाए, मैं उसको भी इंप्रूव कर पाऊं। ठीक है, असली साइंटिस्ट वो कह रहे हैं वही है। ठीक है सर, बढ़िया। अब डेविड डॉयश आते हैं, नई किताब लिखते हैं अपनी, बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, लेटेस्ट किताब है। ठीक है, 2000 समथिंग 18-19 की भी हो सकती है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कब की लिखी गई, जैसे मतलब वो बात वही है कि किताब जैसे थोड़ा जो पहले की हो सकती है, लेकिन कोविड आया था। एंड एक जो फेमस किताब है जेरेड डायमंड की, तो वो जेरेड डायमंड की किताब पर ये क्रिटिसिज्म ऑफर करते हैं। पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे इनका बहुत बोलबाला हुआ था कि जैसे ही कोविड के वक्त में एग्जिस्टिंग हमारी साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि इट वाज अ नोवल कोरोना वायरस ना, नोवल मतलब नया कोरोना वायरस था, हमें पता नहीं था। हमें पता था कि कोरोना वायरसेस होते हैं, लेकिन इस तरह का होता है, इसका क्या इलाज है, क्या करें क्या ना करें, आरएनए वगैरह कैसे काम करेगा इसका, तो उसको लेकर इन्होंने अपना काम, जैसे उसके बाद इनके जो पर्टिकुलर विचार फेमस हो गए थे। तो इसीलिए जब डेविड डॉयश ने, चलो मान लो किताब तो अभी से कुछ लिखी वक्त पहले, 10-12 साल पहले, लेकिन अभी पर्टिकुलरली जैसे साइंस की बाउंड्रीज 1934 में किताब लिखते हैं जैसे कार्ल पॉपर, तो उसके बाद आज भी कितनी एवरग्रीन लगती हैं उसकी उनकी बातें। सेम बात है डेविड डॉयच की चाहे थोड़ा सा किताब लिखे 8-10-15 साल हो गए, लेकिन पर्टिकुलरली आज के कॉन्टेक्स्ट में इट्स अ वेरी गुड बुक टू रेफर। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी टफ रीड, बहुत ही मुश्किल भाषा में लिखी गई है, इट्स नॉट एन ईजी बुक टू रीड। तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि ये किताब पढ़ी जाए। एंड बहुत ही अकेडमिक भाषा है, बहुत ही मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है और साइंटिफिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ही इज अ फिजिसिस्ट अदरवाइज इन ऑक्सफोर्ड, तो इसीलिए बस इसमें से मैं कुछ चुनिंदा चीजें ही आपके लिए यहां पर रख रहा हूं ताकि हमें जो एग्जाम में भी हेल्प करें थोड़ा, लेकिन हमारा जो दिमाग को भी थोड़ा ओपन अप करें। ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहां पे डेविड डॉयच क्या कहते हैं कि रीच ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब ना इनका जो पॉइंट क्या है, इनका पॉइंट है जो सिंपल सा पॉइंट है, वही इंडक्टिविज्म में ये फ्लॉ निकालते हैं कि देखो जितने भी हमारे चाहे कार्ल पॉपर हैं, थॉमस कुहन हैं, डेविड डॉयच हैं, ये तीनों ही साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के बावजूद साइंस की यहां पर वो करते हैं बेइज्जती, क्योंकि साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट वो नहीं होता कि जो आरती उतारता किसी की, साइंटिस्ट तो कमियां ढूंढता है, उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इंडक्टिविज्म क्या करता है, हम डेटा देखते जाते हैं, हम थ्योरी बना देते हैं, उसमें कमियां ढूंढ ही नहीं पाते। कमियां कहां पर है, तो कमियां ढूंढने के लिए हमें, इसीलिए दुनिया में हमें अलग तरह से दुनिया को देखना होगा। वो कैसे देखना होगा, पूरी किताब लिखते हैं उस पर वो। ठीक है, इसलिए कहते हैं इंडक्टिविज्म इज नॉट द आंसर। ठीक है, इंडक्टिविज्म, इनिशियल हमारी साइंस, इनिशियल हमारी सोशियोलॉजी सभी इंडक्टिविज्म पर ही तो बेस्ड है। ठीक है, हम इसका क्रिटिसिज्म में डाल देंगे सर, 3 लोगों ने इसके इंडक्टिविज्म को वो भी कहा है, बुरा कहा है। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारी सोचो तो इसी पर बेस्ड हुई, इसी कारण दुनिया में फैल भी गई। ठीक है, थ्योरी बनाने की बात हुई एंड कमियां थी, हर थ्योरी तो हर जगह अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन चलो कहीं कहीं तो अप्लाई हो रही है, इस तरह से हमने इसको थोड़ा संतुष्टि दिखाई। ओके, अब डेविड डॉयच क्या कहते हैं, डेविड डॉयच कह रहे हैं कि ना जो ओवरऑल कह रहे हैं कि ना जो मिडल एजेस थी, जब से 1400, 1500, 1600 वाली जो एरा थी, उसी में हमने एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए साइंस का एम्पिरिसिज्म की तरफ बहुत झुकाव था एंड वो झुकाव खत्म ही नहीं हो रहा। हम सिर्फ देखते रहते हैं कि अच्छा ये हमारी थ्योरी यहाँ भी अप्लाई हो रही है, वही चलाई जा रहे हैं प्रोसेस, कह रहे हैं वो तो पीछे रह गया प्रोसेस, 700-800 साल पुराना प्रोसेस है, क्यों इसको फॉलो किया जा रहा है। एंड ये रीजन देते हैं उसके बाद कि ऐसा क्यों हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर पास्ट जैसा तो है ही नहीं। जैसे पास्ट में तो राजा वगैरह थे, अभी तो डेमोक्रेसीज आनी शुरू हो गई हैं, पास्ट में तो कोई कम्युनिकेशन के नेटवर्क नहीं थे, अभी बहुत सारे हैं। तो कह रहे हैं फ्यूचर तो पास्ट के जैसा है ही नहीं, तो हम पास्ट के तरीके यूज करके थ्योरीज क्यों बनाते हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगी। पास्ट के तरीके यूज करके हम फ्यूचर के बारे में बातें क्यों करते हैं, कि फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम यहाँ पे अटेम्प्ट क्यों करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं पास्ट फ्यूचर जैसा नहीं है।
या फिर फ्यूचर पास्ट ऐसा नहीं है, तो हमें दोनों के बीच के इंटरलिंकिंग जो चीजें हो रही हैं, थियोरी बिल्डिंग हो रही है, तरीके यूज हो रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव है, बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड देन इसीलिए यहां पर कह रहे हैं जो साइंस होती है, साइंस यूजुअली उसी चीज को चाहती है एक्सप्लेन करना जो हमने आज सच हमने विटनेस नहीं की होती, हमने अभी विटनेस नहीं की होती, वही सच्ची साइंस है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की। फॉर एग्जांपल हमने नहीं देखा ना जुपिटर में जाके कि वहां पे कौन सी गैस है या क्या नहीं, कैसे सैटर्न के रिंग्स वगैरह जो भी हैं, तो कह रहे साइंस उन्हीं चीजों को प्रेडिक्ट करना चाहती है वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट करके कि वो क्या होगा, क्यों हुआ होगा, ठीक है। इसी को जैसे आज से कुछ 13.2 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था एंड उसके कारण हम सब क्रिएट हो गए, जैसे भी हुआ, प्लैनेट्स बनने शुरू हो गए, जो भी हुआ, तो कह रहे हैं साइंस ने देखा नहीं है, साइंस चाहता है उसको प्रेडिक्ट करना, तो वही कहते हैं असली साइंस की स्पिरिट है, ठीक है, जो चीजों को प्रेडिक्ट करे। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं अपने पास्ट में यूज हुए वाले तरीकों को यूज करने में, उसी से हम चाहते हैं सब कुछ बनाना, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ये सब चीजें थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देती हैं एंड हम चीजों को सही से समझ नहीं पाते, बहुत ही क्रिप्टिक भाषा बातें करते हैं, लेकिन हाँ मोटी मोटी बात समझा रहा हूं आपको मैं, जो कि आपको शायद थोड़ा सा जो बेटर समझ भी आएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि ना कि हमारा विश्वास किसमें होना चाहिए, फॉलिबलिज्म। फॉलिबलिज्म मतलब अरे फॉलिबिलिटी वाला, फॉलिबिलिटी मतलब कि हर एक थ्योरी किसी ना किसी दिन गिराई जा सकती है, इस बात को लेके हमें अग्रीमेंट चाहिए, इस बात को लेके हमें कंफर्टेबल होना चाहिए कि हम बोले परम सत्य कह दिया आपने, नहीं परम सत्य नामक कोई चीज नहीं है, फॉलेबल है सर, कभी भी गिरा देना थ्योरी मेरी, ठीक है, आई एम ओके विद दिस, आप गिरा देंगे मेरी थ्योरी, मैं उस पर इंप्रूव करके दोबारा बनाऊंगा, कुछ नया बनाऊंगा, गेटिंग इट। तो फॉलेबिलिटी को लेकर हमें यहाँ पे कंफर्ट होना चाहिए। एंड वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब ओवरऑल तो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं कि सर व्हाट इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, आपने कभी डिफाइन करने की कोशिश की है, आप वर्ड यूज कर रहे हैं वाला प्रॉब्लम, कि लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, यूपीएससी एक जिंदगी में प्रॉब्लम बन के आ गया है, यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, प्री क्रैक नहीं हो रहा, प्री इज अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कभी डिफाइन किया अभी आपने, जो हमारे डॉयश जी ने हमें हमारे लिए एक्सप्लेन किया, ठीक है, डेविड डॉयश हमारे को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन, बढ़िया चीजें मेरे को अच्छी लगी, मैंने यहाँ पे चिपका दिया आपके लिए, पेपर में शायद कभी काम ही ना आए, लेकिन स्टिल अगर ना हॉराइजन दिमाग के ब्रॉडन होंगे ना, तो एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी कैप्चर कर लोगे। इसलिए कभी ये मत सोच के चलो सिर्फ और सिर्फ कि एग्जाम क्रैक करना है, दिमाग खुला होगा ना तो ऐसे अच्छा बनेगा, दिमाग खुला होगा तो यूपीएससी में चाहे जो भी अटेम्प्ट करोगे आप, चाहे जीए चाहे सोचो, जैसे मर्जी चीज इंटरव्यू में बोलोगे तो बेहतर इंसान के जैसे ही नजर आओगे एंड मैच्योर इंसान। तो मैच्योर इंसान की सिलेक्शन होती है, इमेच्योर की सिलेक्शन नहीं होती, गारंटीड है, ठीक है, ओके, ठीक है। इंटरव्यू में तो बिल्कुल नंबर कम मिल जाते हैं इफ यू आर वेरी इमेच्योर। तो इसीलिए प्रॉब्लम नामक चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सब शब्द देखो कितने प्यारे यूज किए हैं, इसलिए यहां डाले मैंने, क्योंकि सिचुएशन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशंस एंड आवर एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन क्राइटेरिया, ठीक है, कि ये चीज थी, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन हो नहीं रही, ये हो नहीं रही, उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही, मेरे मैथ का सवाल है, मेरे पास कुछ 2 4 5 तरीके हैं सॉल्व करने के, उससे सॉल्व हो नहीं रहा, इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है, प्रॉब्लम बन गया, ओके, कि अभी जो ये वायरस फैला था, तो ये वायरस एग्जिस्टिंग दवाइयों से मरता नहीं है, तो इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, मरना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, गेटिंग इट, कि सिंपल कितनी बढ़िया डेफिनेशन है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन क्राइटेरिया हैं, एक्सपेक्टेड जो सॉल्यूशंस हैं, एक्सपेक्टेड जो हमारे तरीके हैं, पैराडाइम्स हैं, उसमें वो चीज एक्सप्लेन नहीं होती, उसमें वो चीज फिट नहीं बैठती, इट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज, सिंपल सी यहां पर परिभाषा, ओके, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हमें नई एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि उसको चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दें, ऐसे आधी अधूरी ना छोड़ दें, कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो कि अच्छा ये तो सर आधा एक्सप्लेन हो गया, आधा एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने दवाई बना दी जो वायरस की, ये वाली वायरस की दवाई जो पर्टिकुलरली एक तरह के उस पे स्ट्रेन पे काम करती है, दूसरे पे काम ही नहीं करती, ऐसी कोई दवाई बना सकते हो वैक्सीन की जो सारे स्ट्रेन पे काम करे, कि मतलब बेसिक ऑफ जो आरएनए बेस्ड जो वायरसेस हैं उस पे काम करे, बनाना शुरू कर दिए लेट्स से आपने, तो आप सारे ही आरएनए बेस्ड जो कोरोना वायरसेस हैं उस पर काम करना शुरू कर देगी, बढ़िया चीज निकल जाएगी बॉडी में, है ना, जो ऐसे, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इंसान सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ओके, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि होता क्या है, पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि ना, कह रहे हैं सर थ्योरी ना हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, थ्योरी ना हमारी सही नहीं बैठ रही, जो सोचा था वैसे अप्लाई नहीं हो रही थ्योरी हमारी। वो कह रहे हैं थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं लेकिन रियलिटी थोड़ी ना कुछ कभी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सूरज तो जब से, जैसे चाहे आपने बोला कि अर्थ सेंटर पर है, सन सेंटर पर है, जो मर्जी बोलो, सूरज तो अपना तब से बेचारा उगता जा रहा है, सनराइज तो हर रोज होता है, सनसेट भी हो जाता है, ठीक है, और बारिश भी आ रही है, धरती भी घूम रही है। आपकी थ्योरी सही है या थ्योरी सही नहीं है, नेचर को फर्क नहीं पड़ता, नेचर चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है,
समाज को समझने की आपकी थ्योरी सही है या सही नहीं है, समाज आगे बढ़ता रहेगा। समाज में नई नई चीजें, दिक्कतें आती रहेंगी, लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, मिल बांट के रहते रहेंगे, कम्युनल राइट्स होते रहेंगे, इलेक्शंस होते रहेंगे, लोग जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे। आपकी थ्योरी सही है या गलत है, उससे समाज को फर्क नहीं पड़ता। आप तो बैठकर अपने आप से, अपने तरीके से समाज को समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग इट? से थ्योरीज राइट और रॉन्ग होती हैं, रियलिटी पर उसका कोई असर नहीं होता। रियलिटी तो एग्जिस्ट करती है, वो आगे बढ़ती जाती है। इसलिए बहुत ही एक फ्री कर देने वाली एक वो बात कहते हैं कि इसलिए आप अपनी बढ़िया से बढ़िया थ्योरी बनाइए, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए कि क्या इस पे समाज पे असर रहेगा, साइंस पे असर रहेगा। आप अपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर लगिए, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। साइंटिस्ट को बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, हमें नहीं बोल रहे, तो इसलिए हमें डरने की बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे सर, ये हमें तो नहीं करना, हमें पढ़ना ही है। ओके, मिथ की बात करते हैं, कहने जैसे साइंस कभी मिथ बन जाती है कि मिथ कैसे काम करती है, बहुत सारी जो ऐसी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। हर जगह लगता है कि मान लो मैं एक बात बोल दूं कि भगवान करता है सब कुछ, कितनी सॉलिड बात है, आप उसको झुटला के दिखा दो, भगवान करता है सब कुछ को, ठीक है, तो इट्स अ सॉलिड मिथ विच इज वेरी हार्ड टू डिस्प्रूव, ठीक है, बहुत मुश्किल है इसको डिस्प्रूव करना कि बारिश क्यों आ रही है, भगवान करा रहा है, कि उनको भगवान को लग रहा है कि लोग बेचारे प्यासे ना मर जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा सर, भगवान बारिश करवा रहा है तो पेड़ पौधे भी उगा रहा है, खाना मिल रहा है, तो लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, भूखमरी से मौत क्यों होती है, कहीं सूखा क्यों पड़ता है, उन्होंने कुछ पाप किया होगा, है ना। गेटिंग इट? अब मिथ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिस्प्रूव, टेस्टेबल भी हो जाती है, एक्सप्लेन भी करती है, इसीलिए बोलते हैं साइंस मिथ ना बन जाए, इससे भी हमें बचना पड़ता है, ठीक है, इससे भी हमें बचना है। इट्स वो कह रहे हैं इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इससे बचना। साइंस मिथ बन सकती है, मिथ बन भी जाती है बहुत बार, एंड अकॉर्डिंगली हमारी एक्सप्लेनेशन ऐसी हो जाती हैं जो साइंस को मिथिकल बना देती हैं। तो ये इसीलिए ना, ये एक अलग दिशा में चाहते हैं बात को ले जाना, जो पॉपर नहीं ले जा पाए, थॉमस कुन नहीं ले जा पाए, ये डेविड डॉयश वहां पर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्टिकुलरली जो रिचर्ड फाइनमैन, आपने नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट थे, एंड ट्विटर ये वो पे तो इनके मोटिवेशनल कोट्स ही चलते रहते हैं, और वो कहते हैं कि साइंस को अगर आप 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दैट मीन्स आप सही से समझे भी नहीं, है ना। ऐसे एक्सप्लेन मी लाइक 5 ऐसे वाली बातें, हाई फाई बातें, कि जो लोग ना बहुत 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 महान हो जाते हैं ना, वो यूजुअली बहुत सिंपल बातें करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्विक एग्जांपल, हाँ, एक एग्जांपल बताता हूँ हमारे टीचर का। एक हमारे टीचर थे, और वो जब भी, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो जब भी हमसे कोई सवाल वगैरह पूछना होता था, तो बहुत सिंपल सरल सा सवाल पूछते थे, और अगर नहीं आता तो बहुत बेइज्जती फील होती थी कि अरे ये भी नहीं आता, और वो कभी नहीं कहते थे कि अरे आपने ये भी नहीं आता आपको, दे नेवर मेड अस फील बैड अबाउट इट, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सवाल पूछते थे। और उसके बाद ऐसे जैसे बाकी टीचर्स थे, बहुत ऐसे कोई हाई फाई सवाल पूछ रहे हैं वाइवा उसमें, और कोई जो कैसे कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, वो सिंपल सवाल पूछते थे। तो और ही वॉज द मोस्ट लर्नेड पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन एवर इन आवर कॉलेज। तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है ऐसा क्यों है। तो देन ग्रेजुअली लेटली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर ना आपको किसी को सच में जज करना, यू नीड नॉट आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस, आपको उनका एटीट्यूड जानना होता है कि लोगों के एटीट्यूड कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्व कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि कैसे प्रॉब्लम को लेके वो उनके विचार क्या है प्रॉब्लम्स को लेकर, एंड उनके प्रॉब्लम्स को लेकर पर्टिकुलरली देखूं अगर माइंडसेट की बात हो रही है ना, माइंडसेट कैसा है, कि घबरा जाते हैं या दे आर कंफर्टेबल। तो इसलिए मुश्किल सवाल पूछने से नहीं कुछ होगा, कि मुश्किल सवाल तो बहुत लाइकली किसी को पता ही चलेगा, आसान सवालों में छुपा है असली राज कि ये आपको आता कि नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है जितना इंसान बहुत महान पढ़ लिख जाता है, उतना वो सिंप्लीफाइड चाहता है चीजों को करना, उतने वो सिंपल सवाल पूछेगा। जैसे उनका एक सवाल है, आपसे पूछता हूं, ठीक है। तो जैसे एक जो रिनॉल्ड्स का एक पेन नहीं होता है, पहले बहुत पहले आता है ब्लू कलर का पेन, जिसके ऊपर कैप लग जाती है, वो कैप को बच्चे तोड़ भी देते हैं, बड़ा मजा आता तोड़ के। तो वो वाली एक जो उनकी जेब में पेन पड़ा था, वो वाला उन्होंने पेन निकाला, एंड उसकी कैप को पूछते कि अच्छा इसकी वॉल्यूम नापनी है, कैसे नापोगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसकी वॉल्यूम कैसे नापोगे। बच्चे हाई फाई सवाल के दे रहे हैं, सर इसका डायमीटर नाप लेंगे, सर इसका हाइट, ये वो कह रहे हैं सर, बच्चे अटेम्प्ट करते रहते हैं, बच्चों को टीचर को इंप्रेस करना होता है। तो सर ये पाई आर स्क्वायर एच पता नहीं क्या क्या बच्चे लगाई जा रहे हैं कि नहीं सर देखो सिलेंडर नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्मल ढक्कन, थोड़ा टेढ़ा ऐसे जाता है ना, वी सा बन जाता है वो, तो ऐसा वाला ढक्कन है, तो कैसे इसकी वॉल्यूम नापोगे। बच्चे हाई फाई जवाब, बहुत सिंपल जवाब है, आप इसमें पानी भरो, पानी भर के पानी को नाप लो, कितना पानी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कैप, उस कैप की वॉल्यूम कितनी है। तो इसलिए सरल चीजें हमें ऑन द स्पॉट नहीं पता होती, लेकिन हाँ जो लोग थोड़े पहुंच जाते हैं, बहुत सिंपल तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स चीजों में जा ही नहीं पाते, कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं पाते चीजों को, उनके लिए सब चीजें सरल नजर आती हैं, बुद्धा वाली बात हो जाती है, बुद्ध बन जाते हैं वो। ओके ठीक है, तो
रिचर्ड फाइनमैन भी उन्हीं बुद्धाओं में से एक, जो फिजिसिस्ट एंड आपने शायद अगर बिग बैंग थियरी एक बहुत ही फेमस शो है देखा होगा, तो बिग बैंग थियरी भी मोर और लेस, जो उसमें एक देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड आई फॉरगॉटन नेम, शेल्डन वाला कैरेक्टर जो है, शेल्डन इज बेस्ड ऑन रिचर्ड फाइनमैन। ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन को दिमाग में रख के बनाया गया, थोड़े से क्रेजी थोड़ा एक्सेंट्रिक से, बचपन से ही थोड़े ऊट पटांग से आइडियाज आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटिंग चल रही है। तो रिचर्ड फाइनमैन वही इंसान है एंड बहुत सिंप्लीफाई चाहते हैं जो करना। वो कहते हैं साइंस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कीप फ्रॉम फूलिंग आवरसेल्व्स, कि कैसे खुद को मूर्ख ना बनने दें। नेचर तो कहते हैं हमें हर वक्त चकाचौंध कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, कैसे हम नेचर से हम उल्लू ना बने, मूर्ख ना बने, हमने साइंस को जन्म दिया। तो बाकी वो कहना कि हर वक्त हम नेचर हमें कुछ ना कुछ नया दिखा देता है एंड हमें लगता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज फेल हो गई, तो नेचर कुछ और नया निकाल के लाता है एंड हम फिर से अपने आप को फूल जो बनता हुआ देख लेते हैं। तो इसलिए रिचर्ड फाइनमैन का कोट है, कभी आपको लगे तो आप इसको चिपका भी सकते हैं कहीं पर। ओके ठीक है, तो अब इसको जो डेविड डॉयच को थोड़ा सा खत्म करते हैं, डेविड डॉयच की थियरी की अंडरस्टैंडिंग को। डेविड डॉयच को क्यों खत्म करें, है ना, वो तो अच्छा इंसान है। ओके देन वो कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली यहाँ पर वो कह रहे हैं जो अब ना आपको कह रहे हैं कि अच्छा, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें अच्छी थियरीज नहीं चाहिए, इसीलिए हमें साथ में क्या चाहिए, प्लस एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, अच्छी एक्सप्लेनेशंस। वी नीड गुड एक्सप्लेनेशंस। वो कह रहे हैं अगर साथ में, वो कह रहे हैं इसलिए ऐड करते हैं, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि ना अच्छी साइंस क्या है, अच्छी साइंस वही है जो ना तो सिर्फ चीजों को बढ़िया तरीके से जो थियोराइज करे, बल्कि एक्सप्लेन भी बढ़िया तरीके से करे। कहते हैं अगर एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से नहीं करोगे तो मिथ बन जाओगे, योर थ्योरी वुड बी नथिंग लेस देन अ मिथ, इट विल बी अ मिथ। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं, अच्छी एक्सप्लेनेशंस जिसमें लिंकेजेस होती हैं, चीजें जुड़ी होती हैं, दे आर हार्ड टू वेरी। उनको झुटलाना या फिर डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करें, दे स्टे कांस्टेंट, लगता है हाँ सर एक्सप्लेन हो पा रहा है। एंड देन इसीलिए कि आप व्हाई दिस एक्सप्लेनेशन एंड नॉट अनदर, है ना, कि सर ये वाली एक्सप्लेनेशन ही क्यों चूज की जाए, व्हाई नॉट दिस वन, व्हाई नॉट दैट वन। भगवान ने जो पर्टिकुलर एक जगह पे खुशहाली दी, एक जगह पे दुख क्यों दिया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन दो। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, दैट मींस इट्स अ मिथ। ओके एंड देन इसीलिए जो कह रहे हैं कि ना जो टेस्टेबिलिटी एटसेट्रा की जो थ्योरी टेस्ट हो सकती है नहीं हो सकती है, उससे बियॉन्ड क्या चीज है, जरूरी चीज है एक्सप्लेनेशन, कि इट शैल हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन। थ्योरी साइंटिफिक तभी बनती है जब एक्सप्लेनेशन बढ़िया होगी। ओके ठीक है, तो इसीलिए वो जो ग्रेट एक्सप्लेनेशन जो होती हैं, इसलिए कहते हैं बहुत दूर तक जाती हैं एंड सिर्फ उसी चीज पे अप्लाई ना होके बहुत मल्टीपल जगहों पे अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में अलग अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, कोई मैथ है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई समथिंग, एंड देन उसके बाद इवन सोशल साइंसेज में देखें अलग अलग जगह पे अप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं। एंड सभी साइंसेज के सभी बॉडी जो है ऑफ नॉलेज के हॉराइजंस को एक्सपैंड करती हैं। एग्जाम्पल भी लिखते हैं वो, जैसे वो कह रहे हैं एक्सिस टिल्ट थ्योरी। वो कहते हैं ना जो अर्थ का एक्सिस है सीधा ना होकर, ऐसा ना होकर, जबकि क्या है अर्थ का एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है ना, अर्थ ऐसे 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 गोल गोल नहीं घूमती, अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती है ना, टेढ़ी घूमती है। जैसे जैसे ये सीधा पकड़ा हुआ मैंने अभी, है ना, ये जैसे दिख रहा है आपको सीधा पकड़ा हुआ, ऐसे ऐसे जो अर्थ ना घूम के थोड़ा टेढ़ा घूमती है, टेढ़ा घूम रही है। ठीक है, गेटिंग इट, टेढ़ा घूम रही है, ऐसे जो रोटेशन हो रही है टेढ़ी हो रही है। तो इसी के कारण वो बोलते हैं कि इससे कहते हैं कि सीजन एक्सप्लेन होते हैं, कहते सीजन नहीं, इससे जो साइंटिस्ट ने और इसको जो फाइन ट्यून किया, इससे टेम्परेचर वेरिएशन एक्सप्लेन होती है, कि टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होती है जो ऊपर नीचे। एंड इसका जो एप्लीकेशन ना सिर्फ अर्थ पर हुआ, बहुत सारे प्लैनेट्स पर हो गया, अलग अलग जगहों पर हो गया। एक्सिस टिल्ट थ्योरी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्लैनेट्स को ही जो चेंज कर दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि एक ही जगह अप्लाई होगा गुड एक्सप्लेनेशन, इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो बस ओके, तीन चीजें देखी हमने आज। यहां पर बात एक बार क्विकली मैं चाहता हूं वापस ले जाऊं आपको, एंड क्योंकि आपको एकदम से लगे सर ये क्या आपने तो लेवल कहां से कहां पहुंचा दिया, इतना मुश्किल है क्या, सिर्फ प्रवचन नहीं है क्या, ये सिर्फ प्रवचन नहीं है, किसी किसी के नाम सुन के प्रवचन सुन रहे हैं हम, कि कुछ थॉमस कून, किसी कार्ल पॉपर, किसी डेविड डॉयच, और तो कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। तो इसीलिए इसको ना जब आप लोड लेके सर मुझे याद नहीं हो रहा, पॉइंट याद नहीं हो रहा, आपने 10 लाइन लिख दी तो याद होगा भी नहीं, गारंटीड है। भाव को समझो, किसने क्या कहा, और एग्जाम में अप्लाई करो। एक एक लाइन ही यूज हो पाएगी इसके, सिर्फ दैट सेट, पूरा तो याद भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, सबसे पहला थॉमस कून जी आते हैं, किताब लिखते हैं अपनी स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, की दो तरह की साइंस होती है, नॉर्मल साइंस, रेवोल्यूशनरी साइंस। नॉर्मल साइंस होती है वो जो क्या होती है, एग्जिस्टिंग पैराडाइम को ही प्रमोट करना चाहती है। नॉर्मल साइंस किसी एनॉमली को छुपा देना चाहती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। रेवोल्यूशनरी साइंस जो एनॉमली को ढूंढ के लाती है, एक्सप्लेन करना चाहती है, साइंस के हॉराइजंस को बियॉन्ड लेके जाती है। हो गया जी हमारा थॉमस, जो हमारा कार्ल पॉपर जी। ओके
आगे लेके चलते हैं, नॉर्मल साइंस एंड रेवोल्यूशनरी साइंस। ऐसे ही कुछ कुछ आपको समरीज जिस निकालने पड़ेंगे ना। देन आते हैं हमारे कार्ल पॉपर जी, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कि साइंस की डिस्कवरी का लॉजिक क्या होता है, क्यों आती है। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसमें कोई ना कोई एनॉमली आ गई है, एग्जिस्टिंग चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें साइंस की फिर से शरण में जाना पड़ेगा एंड डिस्कवरी, एक और चीज को डिस्कवर करना पड़ेगा जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती है, हमें नहीं पता, बस हमें उसके लिए एक नया लॉ निकालना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, इसीलिए हमें क्या ढूंढना चाहिए, हमेशा ही अपनी थ्योरी को गलत करने के, कैसे अपनी थ्योरी को हम गलत ठहराएं, ये वाले एग्जांपल्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन जो गलत ठहराने वाले पॉइंट्स को भी प्रूव कर दिया, आपकी थ्योरी और वाइड हो जाएगी, आपकी थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी और हॉराइजन और बढ़ जाएगा। गेटिंग इट। तो बढ़िया बात कहते हैं ये, ठीक है, कार्ल पॉपर जी। देन आते हैं डेविड डॉयस जी, बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। ये क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलरली वही इंडक्टिविज्म में जो कुछ दिक्कतें हैं, हम पास्ट के जो तरीके यूज करके फ्यूचर को चाहते हैं प्रेडिक्ट करना, जबकि साइंस तो ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करना चाहती है, पर्टिकुलरली साइंस तो ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहती है जो कि उसने एज सच विटनेस भी नहीं की हुई, बस सोच के लॉजिक लगाकर कुछ उसको हम चाहते हैं, हम उसके बारे में कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, शब्द को बताते हैं, फॉलिबल, साइंस को फॉलिबल ही होना चाहिए कि कभी भी झुटला दी जाए, हम नई साइंस के लिए तैयार रहें, नए थ्योरी के लिए तैयार रहें। मिथ अलग चीज है, साइंस अलग चीज है। मिथ में जो एक्सप्लेनेशन है वो वाइड नहीं है, वो हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए साइंस मिथ बनने से बचे एंड साइंस ही रहे, मिथ ना बने। एंड बाकी जैसे साइंस में इसलिए क्या जरूरी चीज है, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्लेनेशंस, कि अगर साइंस में एक्सप्लेनेशंस बढ़िया नहीं होंगी, थ्योरी आपकी बढ़िया हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अच्छी एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वो उसी बॉडी ऑफ नॉलेज में नहीं रहती, उसी सब्जेक्ट तक नहीं रहती, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी प्रभाव डालती है, साइंस को आगे ले जाती है। ठीक है, बढ़िया बातें हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं, 3 लोग, थोड़े से 3 4 5 विचार इनके, दैट्स इट, कोई हैवी लोड तो नहीं है। ठीक है, ओके। अब रैपिडली मैं आपको चाहता हूं यहां पे बताना अबाउट पॉजिटिविज्म एटसेट्रा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिविज्म नहीं दोस्तों, सोशो साइंस, वो थोड़ा मिसप्लेस्ड एक स्लाइड आगे वापस आपको जाकर मैं बताता हूँ स्लाइड वो कहां पे सही बैठती है, कार्ल पॉपर के अंत में। तो यहाँ पर एक बस छोटी सी बात है सुनने वाली, कोई हैवी चीज नहीं है। कार्ल पॉपर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कार्ल पॉपर ने पर्टिकुलरली जब कहा कि हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जो हमारे हॉराइजन को ब्रॉड करें या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज में पूरी ना पड़ती हो, है ना, उनको ढूंढना चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं पॉजिटिविज्म। जो पर्टिकुलरली जब हमने शुरू किया, हमने सोशो के बारे में बात करनी शुरू करी, सोशो में हमने साइंस के ही हैंगओवर को कंटिन्यू किया, सोशो में भी हमने इनिशियल हमारे सोशोलॉजिस्ट थे जो सेंट साइमन, इवन डर्कहाइम, ये सभी लोग क्या चाहते थे कि हम डेटा को देखते चलें एंड डेटा को देखते देखते थ्योरी बनाते रहें। तो है ना, पॉजिटिविज्म से प्रभावित थे ये। पॉजिटिविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज क्या होती है, इंडक्टिविज्म होती है। इंडक्टिविज्म मतलब कि नंबर और इंपेरिसिज्म, है ना, ये 2 बातें नहीं भूलनी हमने, इंडक्टिविज्म एंड इंपेरिसिज्म, स्पेलिंग सही हो गए, ठीक है, इंपेरिसिज्म। वो कह रहे हैं कि इन चीजों पर ही इनिशियल साइंस भी बेस्ड थी, इन चीजों पर आपकी सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट भी बेस्ड हो गए। तो इसी कारण से हुआ क्या कि पर्टिकुलरली आपने क्या किया, आपने जो आपकी जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी उसको ओवरलुक करना शुरू कर दिया, जबकि वो यही लिखते हैं कि इसी के कारण क्या हुआ, साइंस की क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है। पॉजिटिविज्म के चलते साइंस की क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है। क्यों? वो कह रहे हैं कि जब अगर आप साइंटिफिक लॉज की क्रेडिबिलिटी या फिर इनकी विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी, कैसे लोगों को इस पे विश्वास और बढ़ सकता है, अगर ये बताना भी शुरू कर दें साइंटिफिक लॉज कि हमारे लॉज यहां अप्लाई नहीं होते, बाकी सब जगह आपको अप्लाई होते नजर आएंगे, इन जगहों पे अप्लाई नहीं होते, इन पर हम ढूंढ रहे हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, साइंस में लोगों का विश्वास बढ़ेगा उससे। ठीक है, कि कहां पर जहां पर वो अप्लाई नहीं होते उसके बारे में भी अगर साइंस बताना शुरू कर दे, तो जो कि पॉजिटिविज्म से एक ब्रेक होगा। पॉजिटिविज्म तो ये कहता है हमने डेटा देखा है, हमारे डेटा के हिसाब से ये पैटर्न निकल कर आया है, यहां पर हमारी थ्योरी अप्लाई हो जाती है। तो कह रहे इससे हमें आगे बढ़ना होगा। कार्ल पॉपर जी कहते हैं कि हमें ऐसी चीजों के बारे में बात करनी होगी जहां पर हमारे लॉज अप्लाई नहीं होते, तभी ही हम ट्रू साइंस, तभी ही हम अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे। ठीक है, बाकी हमने डेविड डॉयस जी देखे। ओके, वो मिसप्लेस्ड एक स्लाइड बीच में आ गई थी। ओके, अब यहां पर सवाल जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है हमें, अभी तक तो हम थोड़ा सा ना माहौल बना रहे थे कि साइंस होती क्या है, साइंस के बारे में समझते हैं, साइंस पर्टिकुलरली की क्या फाइनल वर्ड है, फाइनल वर्ड तो कोई भी नहीं है, रिलीजन के खिलाफ साइंस खड़ी हुई थी, साइंस का वर्ड भी फाइनल नहीं है, साइंस का वर्ड ही फाइनल हो गया तो साइंस तो रिलीजन बन गई, तो है ना, गेटिंग इट। ओके, तो अब यहां पर क्या बात आती है, यहां पे कह रहे हैं सोशो साइंस है या नहीं। अब हमें ना इसलिए यहां पर इस सवाल के बारे में, हमने स्टोरी सुनने के बारे में थोड़े से हमें अंडरस्टैंडिंग बनने शुरू हुई है कि पहली बात
कि जो हमारे इनिशियल जो हमारे जो सोशोलॉजिस्ट थे वो पर्टिकुलरली उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। मॉडर्निटी आ रही थी, इनलाइटनमेंट की बात, काउंटर इनलाइटनमेंट की बात, चैलेंजेस थे। उसी के चलते उन्होंने सोशो को जन्म दिया कि सर हमें कुछ चाहिए इसका उपचार, है ना। चाहे वो सेंट साइमन, कॉम्टे, स्पेंसर, डर्कहाइम, इन्होंने जो जो टर्म्स यूज करी, इनकी जो हम टर्म्स देखते हैं और जो पर्टिकुलर जो कॉम्टे बोलते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड सोशल फिजिक्स बोलते हैं सेंट साइमन, इन टर्म्स में ही हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज छुपी है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज की साइंस से तो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं एंड अकॉर्डिंगली कुछ चाहते भी नहीं कि अलग तरह से एस्टैब्लिश करना, हाँ साइंस ही बन जाए, समाज की साइंस बन जाए, मजा आ जाएगा, है ना। तो ऐसे चाहते हैं कुछ, तो इसीलिए पर्टिकुलरली जो यहाँ पर जो, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, जो ये लॉज बना रहे हैं, थियरीज बना रहे हैं, सब जगह अप्लाई नहीं हो रही, सब जगह अप्लाई भी नहीं हो रही। एंड एग्जैक्टली हम उसके टूल्स हैं जो हमारे जो नेचुरल साइंसेस के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टूल्स को भी यूज नहीं कर पा रहे। तो डिबेट शुरू होगी, सर क्या सोशो साइंस है भी है कि नहीं, कि हम कुछ और ही पढ़ते जा रहे हैं, सोशो को साइंस के नाम क्या किया आपने, क्या कुछ पढ़ा दिया हमें, साइंस है भी है कि नहीं। डर्कहाइम जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बच्चों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि सोशो साइंस है भी है कि नहीं, आप हमें सोशोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी पढ़ा रहे हो। सर लग नहीं रहा, साइंस के जैसे लग नहीं रही है। फिजिक्स के तो लॉ काफी वैलिड होते हैं, न्यूटन ने जो कहा तो बहुत दूर तक जाते हैं लॉज, हमारे लॉज तो फ्रांस के बियॉन्ड अप्लाई नहीं हो रहे, जर्मनी नहीं मानता बात हमारी। तो इसीलिए पर्टिकुलरली साइंस है कि नहीं सोशोलॉजी, डिबेट शुरू हुई। एंड डिबेट शुरू हुई तो यूपीएससी ने पकड़ ली, यूपीएससी ने पकड़ सिलेबस में डाल दी, सिलेबस में डाल दी, हमें पढ़नी पड़ती है। ओके, तो अब यहां पर पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि साइंस होती क्या है, उसकी कॉन्सेप्शन की बात शुरू हुई कि थोड़ा इमेजिन तो करें साइंस होती क्या है। जब तक हम साइंस होती क्या है डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कैसे बताएंगे कि सोशल साइंस है कि नहीं। इनलाइटनमेंट वाली जो आइडियोलॉजी चल रही थी वहां पर तो वो तीन ही चीजों की बात करते थे। इसको ना प्लीज आप कीवर्ड को दिमाग में रखना, दोबारा मैं फिर से आपको बताऊंगा, आज पढ़ लोगे तो कल आसान होगा एंड कल जब दोबारा सुनोगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। नाई, नाई को कभी मत भूलना कि ये किसका विश्वास है, ये विश्वास है पॉजिटिविज्म का। इनिशियल जो हमारे साइंस भी इसी पर जन्म हुई थी, तो पॉजिटिविज्म। पहली बात होती है नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म मतलब हम अपने आसपास इंसान के जो बाहर चीजें हैं सिर्फ उसी को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी के बारे में लॉज बना सकते हैं, उसी पे लॉज बनाने भी चाहिए। नेचुरलिज्म, इंटरनल साइड की बात नहीं होती। ओके, देन आई से आपको पता है इंडक्टिविज्म की हम ओवरऑल पैटर्न देखेंगे। पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने को बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, कि डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पर ही बात होगी एंड उसके ऊपर थ्योरी बनाई गई, डेटा में पैटर्न देके कुछ थ्योरी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिविज्म, ठीक है। तो कीवर्ड हमने NIE बना दिया, कोई इसको INE बना देता, कोई EIN बना देता, आपकी मर्जी है। मैंने तो नाई करके याद किया हुआ है, तो आप भी याद कर सकते हैं, नाई, ठीक है। इनिशियल पॉजिटिविज्म या फिर पॉजिटिविज्म का यही एक इंपॉर्टेंट जो पिलर था, ठीक है। नेचुरलिज्म, इंडक्टिविज्म, एम्पिरिसिज्म। एंड देन इसीलिए जो कार्ल पॉपर जी आते हैं, लिखते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है कि ये क्या कर दिया साइंस के साथ, आपने सारा सत्यानाश कर दिया। साइंस की तो स्पिरिट ही बहुत ज्यादा जो क्या थी, क्रिटिकल स्पिरिट थी, चीजों को शक की नजर से देखना। कि इवन चर्च कह रही है मैं जिंदा जला दूंगी आपको कि आपने कहा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, तो साइंटिस्ट तब भी चुपके चुपके अपने कमरों में जाके जो देखने की कोशिश करते हैं, सन को, मून को, गैलीलियो वगैरह, एंड बाहर आके कहते हैं नहीं जी हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, सब सही है अर्थ सेंटर पे, लेकिन अंदर अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं क्रिटिकल स्पिरिट थी साइंस की, जिससे के कारण दुनिया में एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ, दुनिया बदल गई। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पॉजिटिविज्म है, ये वाली तीन चीजें करके हमारे साइंस के स्पिरिट को किल करता जा रहा है। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म को वो कटघरे में ला खड़ा करते हैं, कह रहे हैं कि इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है, ये तो साइंस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, साइंस रुक जाएगी हमारी, ठीक है। तो कार्ल पॉपर जी ये ऐसा कहते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि साइंस तो कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है कि साइंस, अच्छा जैसे बच्चे बोलते हैं सर मैं साइंस की क्लास में जा रहा हूं, तो साइंस की क्लास में जा रहा हूं ना, आप अगर लेट्स से आपको कोई छोटा भाई बहन, आप तो आप नहीं जाएंगे ना, बड़े हो गए, तो कोई जा रहा है ना, साइंस की क्लास थी, ये साइंस की किताब है, तो आप उनको बोलना साइंस कोई किताब में नहीं छुपी हुई, साइंस तो एक तरीका है, साइंस तो एक तरीका है, साइंस इज अ मेथड चीजों को देखने का, क्रिटिकली देखने का, जो एग्जिस्टिंग चल रही है उसमें कमियां निकालने का। साइंस एक वो माइंडसेट है, ठीक है, एक पैराडाइम है। साइंस कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है कि साइंस में ये 5 चीजें पढ़ेंगे हम, 4 चीजें देखेंगे, नहीं, साइंस तो तरीका है। गेटिंग इट, कि जैसे ये ऐसी अगर आप बात करेंगे तो देखो कितना बच्चों को तो प्रभाव पड़ेगा, शायद समझ भी ना आए आपको, वो पागल भी घोषित कर दें, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए ना कि साइंटिस्ट तो पागल ही होते हैं। तो ओके, तो अब साइंस के इसीलिए जो हम इनिशियल देखते हैं 4 प्री कंडीशंस होती हैं। ये हमारा जो बहुत ही एक फेमस लेक्चर भी है हमारा यूट्यूब पर, तो आप भी यहाँ पे इसको समझें। टोकी के नाम से ये फेमस है। टोकी
TOQI, रट्टा भी तो लगाना है ना, पेपर में नंबर भी चाहिए, ठीक है, बात समझ आ गई। ज्ञानी पुरुष अनज्ञानी औरत हम बन गए, लेकिन उसका क्या करेंगे, नंबर मिलेंगे हमें, नंबर भी तो चाहिए, तो वो बात करते हैं हम, ठीक है। तो साइंस की कहते हैं 4 प्री कंडीशन होती हैं कि ये 4 चीजें पूरी हो जाएंगी, 1 2 3 4, अब वो चीज साइंस कहला सकती है। तो सोचो साइंस है या नहीं, इन 4 चीजों पर जोर दिया जाए। पहली, जो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, आप कहेंगे सर टी से बोला, टी से तो आया नहीं, तो मैं सारी लगाया तो यहाँ पे पहले टी से है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन, कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल जो सोशोलॉजी, या जो भी पढ़ रहे हैं चीज, अगर आप उसको साइंस चाहते हैं मानना, साइंस चाहते हैं घोषित करवाना, थ्योरेटिकल उसकी अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कि कोई थ्योरी बनाएंगे हम, थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। सोशो में ऐसा होता है? जी सर बिल्कुल होता है, सोशो में तो हर वक्त लगे हुए हैं थ्योरी बनाने, डरखाइम से लेके पार्सन से लेके मर्टन से लेके सब लगे हुए थ्योरी बनाने। यस सर, ये तो टिक लग गया, सोचो एक पैरामीटर पूरी उतरी। अच्छा ओ से है ना, चलो टोकी याद किया हुआ तो ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि ओवरऑल मैं अपने कोई जो मेरे प्री कॉन्सीव्ड नोशंस हैं, या मुझे लगता है कि सामने जो हो रहा है वो सिर्फ मैं अपने तरह से चाहता हूं देखना, नहीं वैसे नहीं करेंगे हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे। मान लो कि जैसे अगर जो होता है ना कॉपर सल्फेट, मान लो कोई सोल्यूशन एसिड होता, मान लो उसका कलर ब्लू होता है, साइंटिस्ट और किताब में लिखना है कि ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब बन जाएगा ब्लू बनेगा, साइंटिस्ट कहता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं ब्लू दिख ही नहीं रहा, मुझे तो रेड दिख रहा है, तो मैं रेड लिखूंगा इसको, ठीक है रेड। कहेंगे सर क्या कर रहे हो, रेड क्यों दिख रहा है, सारे समाज को ब्लू दिख रहा है, ये सभी लोगों को ब्लू दिख रहा है, ब्लू लिखो। तो कहेंगे ओके चलो ठीक है, मैं अपने मुझे ब्लू पर्टिकुलरली कलर पसंद नहीं था, तो मैं चाहता नहीं ब्लू लिखना, मैं रेड लिखना चाहता हूं। लोग कहेंगे क्या कर रहे हो सर, आप सब कुछ सारी थ्योरी खराब कर रहे हो, सब कुछ खराब कर रहे हो, ये ब्लू है, आपको पसंद है नहीं पसंद है वी डोंट केयर, आप इसको ब्लू लिखो बस, ठीक है ब्लू लिखो, ओके मेक सेंस है ना, मेक सेंस। लेकिन क्या इतना ही आसान है सोशियोलॉजी में कि मुझे लग रहा है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमारा देश बहुत औसम हो जाए अगर हमारे देश में हम अगर लेट्स से हम राजा का एक राज ले आए, हम एक राजा का राज ले आए, या फिर हम डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकें, ऐसी कोई बात मुझे लग रही है ऐसी, तो क्या सबको ऐसे लग रही है? ऑब्जेक्टिवली मैं देख पा रहा हूं, मैं जाके लोगों से पूछूं, मान लो मैं जाके लोगों से पूछूं कि क्या आपको लगता है कि राजा का राज वापस आना चाहिए एंड डेमोक्रेसी को हमें खत्म कर देना चाहिए, एंड लोग कुछ भी जवाब दें, मैं अपनी तरह से चाहता हूं समझना उसे, मेरे को कानों में यही सुनना चाहिए कि हाँ राजा का राज वापस आएगा। लोगों ने चाहे बोला था नहीं नहीं सर राजा के राज में तो बहुत दुख होता है, ये होता है वो होता है, तो लेकिन मुझे सिर्फ यही चीज सुनाई दे रही है, एक ही तरह से मैं अपनी इमेजिनेशन में ऐसे ले आता हूं कि मुझे लगता है कि नहीं सब लोग चाहते हैं राजा का राज, तो दैट मीन्स आई एम नॉट ऑब्जेक्टिव इन माई रिसर्च, मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्टिवली काम कर रहा हूं, अपनी तरह से चाहता हूं चीजें देखना, ठीक है, गेटिंग इट। तो इसीलिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल एक और लेते हुए बताता हूं आपको मैं, आपको ये ज्यादा समझ आएगा क्योंकि राजा का राज आपने देखा नहीं कभी। तो मान लीजिए कि लेट्स से आप देखते हैं कि किसी औरत को कोई पति उसका पीट रहा है, ठीक है, पति पीट रहा है, आप बोलेंगे सर पीट क्यों रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है, कि दैट इज क्राइम अपार्ट, ये इमोरल भी है, गलत काम कर रहे हो आप। लेट्स से इवन इफ यू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ यू कैन नॉट यूज इट, है ना, यू कैन नॉट यूज इट लेट्स से अगेंस्ट समवन जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, आपको उसको डिफेंड करना चाहिए, रादर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप इसको पीटने में लगे हुए हैं, मल्टीपल लेवल पे आप उनको समझाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो सामने वाला इंसान बोलता है कि मैं इनको पीट रहा हूं, इनके भले के लिए पीट रहा हूं कि कल ये कोई गलत काम ना कर दें, रात को जैसे मैंने इनको बोला था कि रात को टाइम से घर वापस आ जाएं, टाइम से घर वापस नहीं आए, ये 10 के बजाय 10:30 घर वापस आए, और जो जॉब इनकी जो करनी बहुत जरूरी है, क्या कोई जरूरी नहीं जॉब करनी, पिटाई कर रहा हूं मैं इसलिए, मैं तो इनके भले के लिए कर रहा हूं, तो वो जस्टिफाई कर दें। आप कहें मान लीजिए आप भी उसी तरह के विचार रखते हैं, आप कहेंगे ओ अच्छा फिर तो पीटना ठीक है, टिक लगा दिया आपने कि क्या किसी औरत को पीटना, जो किसी औरत को पीटना इज राइट, आपको सुनाई दिया ऐसे कि हाँ उसके भले की बात कर आपने टिक लगा दिया। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करते क्या ये सही है क्या ये नहीं, आपको जिसको रिसर्च करते जानते, फायदे नुकसान जानते, उसके बाद आप उसके बारे में और जैसे ग्राउंड पे उतर के और चीजें देखते, आप ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते कि अच्छा ये है सर जो जिसकी पिटाई हुई है उसका पर्सपेक्टिव, कि वो क्या चाहता है क्या चाहती है, जिसने पिटाई करी है उसका पर्सपेक्टिव, एंड जो पढ़ रहा है रीडर अपने आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट रियली स्टेटिंग एनीथिंग अपनी तरह से कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूं, गेटिंग इट। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है साइंस की। एंड क्या सोशो में ये होती है, यस इट कैन बी इंश्योर्ड, देयर आर वेज, वेबर ने भी डिवाइस किए थे, डरखाइम ने भी डिवाइस किए थे, क्योंकि उनको लगता है कि सब्जेक्टिविटी हो जाएगी तो एक ही डेटा अलग अलग तरह से रीड होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिविटी लाने की बात की गई, इवन सोशो में इसके तरीके बनाए गए, तो ये बात भी सही हो जाती है। क्वांटिफाइबिलिटी, क्या हम चीजों को नंबर्स में नाप सकते हैं, क्वांटिटी में नाप सकते हैं, कई चीजें नापी जा सकती हैं कई चीजें नहीं। फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से अगर मैं पूछूं कि कितने लोग डेमोक्रेसी की फेवर में, हाथ उठाओ, गिन लिया हमने, अच्छा ये 50 लोग हैं फेवर में आउट ऑफ लेट्स से 100, ये 50 60 70 100 जो भी हैं। लेकिन मैं बोलूं कि क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डिबेट चलती रहे, तो वो क्वांटिफाई नहीं हो पाएगी ना, डिबेट चलती रहे। लेकिन बोलूं अच्छा नंबर्स बताओ कितने फेवर में है, मैं सर्वे कर लूं, है ना, सर्वे मेथड जैसे ही आया हमारे पास सोशो में भी क्वांटिफाइबिलिटी की बात आ गई। लेट्स से अगर आपसे पूछूं कि आप कितने खुश हैं, बड़ा मुश्किल है बताना कितने खुश हैं। कितनी मिर्ची लगी, बड़ा मुश्किल है बताना कितनी मिर्ची लगी। लेकिन आपको स्केल डेवलप कर दें, सर मैं 0 से 10 के स्केल में आज 8 खुश हूं, ठीक है, या मैं 0 से 10 के स्केल में मुझे 5 मिर्ची लगी आज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम नंबर डालने के ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे जो पैरामीटर्स भी डेवलप हुए और साइंटिफिक तरीके से डेवलप हुए, इवन कि हम ऐसी चीजों पर भी नंबर लगा सकते थे उसके बाद जो कि अदरवाइज हमें क्वांटिफाइबल नहीं लगती थी। तो ये भी शुरुआत होगी सोशो में, सर ये बात भी टिक लग गई। ओके, देन TOQ हो गया आई, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी मतलब जो कोई कॉन्सेप्ट आप समझे वही मोर और लेस मैं भी समझा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा कि देयर इज अ प्लैनेट कॉल्ड मार्स को लेके जो मोर और लेस भावनाएं आपको दिल में आई वो मुझे आई, ठीक है। ओके, मैं बोलूं देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो मुझे समझ आया कि आपको भी समझ आया, मोर और लेस हमें सेम समझ आया, ठीक है। तो साइंस में, पर्टिकुलर नेचुरल साइंसेज में ये कर पाना थोड़ा आसान है, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। क्या ये सोशो में हो सकता है, सर सोशो में भी तो होता ही है। फैमिली, अगर मैं बोलूं इफ आई यूज दिस वर्ड फैमिली, मोर और लेस जो आपको समझ आया वही मुझे समझ आता है। मैं बोलूं कोई वर्ड यूज करूं रिलीजन में अगर वर्ड यूज किया जो आपको समझ आया मोर और लेस मुझे समझ आया। यस, फर्क हो सकता है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करके, हम इसको तरीके निकाल कर, इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके, जिसमें हम अग्रीमेंट लेके आ सकते हैं कि अच्छा रिलीजन की परिभाषा ये होती है, फैमिली की ये होती है, हम इसको भी ला सकते हैं। ये इंटर सब्जेक्टिव कि एक सब्जेक्ट आप थे, एक मैं था, एक ये है, एक वो है, इन सबको क्या मोर और लेस ब्रॉडर एक ही बात समझ आई जब मैंने ये वर्ड यूज किया। तो यस, अगर वो आई तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, कि सब्जेक्ट के अक्रॉस हमने देखा तो यही बात समझ आई। तो ये 4 चीजें, टोकी, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफाइबिलिटी एंड आई से क्या बना, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। ये 4 चीजें हो जाती हैं तो हम कहते हैं वो चीज साइंस है। तो सोशो में भी 4 चीजें हो पाती हैं तो हम कहते हैं सोशो भी साइंस है। गेटिंग इट? तो वही चीज है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी में बोलता हूं क्लास क्या है, कास्ट, फैमिली, रिलीजन, मोर और लेस हमें बातें सेम सी समझ आती हैं, सेम सी चीज इमेजिन करते हैं हम। ओके, देन ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, वेबर डरखाइन ने तरीके भी निकाले। एब्सोल्यूट जो कभी कर पाना इम्पॉसिबिलिटी नजर आती है किसी भी चीज में, ठीक है, लेकिन हम इसके तरीके निकालकर इसको ऑब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, सॉरी सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी के हम करीब पहुंच सकते हैं। ओके, क्वांटिफाइबिलिटी, बहुत से सोशल फिनोमेना है जो इनको हम डायरेक्टली हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि क्या इस समाज में रिलीजन है कि नहीं, नंबर नहीं लगा सकते कोई, लेकिन हाँ सर्वे करके कुछ और तरीके निकाल के हम ब्रॉडर बता सकते हैं कि यस मोर और लेस कुछ ना कुछ पता लग रहा है हमें। क्वांटिफाइबिलिटी, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन तो बहुत सॉलिड है हमारे यहाँ पर। सोशो में देखते हैं थ्योरी बनाने की बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है, थ्योरी बनाई जाती है, झुटला दी जाती हैं और इंप्रूव कर दी जाती है ना, ऐसा रहता ही है। तो ये 4 चीजें रहती ही हैं, तो हम इसको आंसर हम लिखेंगे सर साइंस की ये 4 कंडीशन रहती हैं। टोकी लिखा क्या होता है, सोशो में ये है कि नहीं, चलिए देखें एग्जाम्पल। सर टोकी में टी है सर, ओ भी है सर, क्यू भी है, आई भी है, एग्जाम्पल लेके बताया सर सोशो साइंस हो भी सकती है। एंड देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी देना होगा, लेकिन सर उल्टा आर्ग्यूमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि सोशो साइंस नहीं है। कैसे? वो कह रहे हैं कि सर पर्टिकुलरली कि सोशियोलॉजी कांट बी सीन एज अ साइंस। इसके बारे में बात कर लेते हैं सर कि सोशो को साइंस की नजर से नहीं देखा जा सकता। पहली बात कि जैसे वो कह रहे हैं कि सर ये सिर्फ सोशो के साथ ही नहीं है, इवन कि नेचुरल साइंसेज में भी लिमिटेशंस होती हैं। आप कोई कभी गारंटी से नहीं कह सकते, कभी भी 100% नहीं कह सकते कि यही, जैसे मैं बोलूं जुपिटर पे कौन सी गैसेज हैं, आप बता सकते हैं मोर और लेस यही है, लेकिन 100% वही होंगी हम नहीं कह सकते। अगर सब कुछ गारंटीड 100% चल रहा होता तो मार्स मिशन गया था भारत का, वो जो गगन चंद्रयान गया था, चंद्रयान 2, जिसपे हमने वहां पे ऑर्बिटर उतारना था, एंड वहां पे ऑर्बिटर फेल ना होता क्योंकि कैलकुलेशंस में मिस्टेक थी, हमारे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में इतना करोड़ों रुपए लगा हुआ था, वो वहां पर नहीं हो पाया। दैट मींस साइंस भी कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं कह सकते, साइंस में नई नई डेफिनेशन आती रहती हैं, साइंस में नई तरह की डिस्कवरीज होती रहती है। साइंस भी क्या कंप्लीट है? हम बोले लिमिटेशन लेस है, एम्पिरिसिज्म सब कुछ ऑब्जर्व किया हुआ हमने जो चंद्रयान भेजा था हमने, तो लेकिन क्रैश हो गया था, फिर वो तो हुआ ही था क्रैश। तो इसलिए चाहे जितना भी आपने नंबर्स डेटाबेस चल रहे हो, साइंस में लिमिटेशंस हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं नेचुरल साइंस में लिमिटेशन है कि सोशो में लिमिटेशन ना हो, ठीक है। तो लिमिटेशंस यहां भी होती हैं, ठीक है। एंड देन
साइंस को मेथड ऑफ इंक्वायरी के जैसे देखते हैं, तो सोशो सारी कंडीशंस यहाँ पूरी करते नजर आता है। नेचुरल साइंस में एस्ट्रोनॉमी है, इसको साइंस बोला जाता है, लेकिन क्या आप जैसे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं जो, जिसमें ग्रेविटेशन के लॉ हैं, कि बता रहे हैं कि प्लैनेट्स आपस में कैसे जो बिग बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज, बड़ी बड़ी बॉडीज, जुपिटर, मार्स, सन, ये वो कैसे आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बंधे रहते हैं। क्या आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है? नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो थ्योरेटिकल मॉडल्स लगा के सिर्फ ट्रू है कि नहीं वो चेक कर रहे हो, है ना। एंड देन मैक्स वेबर बोलते हैं आके कि हमारा सब्जेक्ट मैटर भी तो डिफरेंट है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और वहां पे आप जो एक नॉन लिविंग थिंग की बातें कर रहे हो, कैसे सेम हो सकता है? तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस इन इटसेल्फ। गेटिंग इट? सोशियोलॉजी साइंस इन इटसेल्फ है। ये थोड़ा कंक्लूजन में बना सकते हो अगर आपको जैसे, और जैसे आपको पॉइंट चाहिए। जो नेचुरल साइंसेज हैं वो थोड़ा फैक्चुअल चीजों के बारे में बातें करती हैं, हमारी सोशल साइंसेज वैल्यू के बारे में बात करती हैं कि क्या चीज सही है कि नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपके विचार हैं ये, आप अपने विचार लेकर आते हो। कि कॉपर सल्फेट ब्लू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप नहीं कह सकते ना इसमें, ब्लू है जी है, दैट्स इट, हम क्या करेंगे? ठीक है, डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए, इस पे विचार हो सकते हैं। आपके वैल्यू सिस्टम बोलेगा, आपके जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्शन है वो बोलेगी। इसीलिए सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। जो सब्जेक्ट मैटर के बाद जो लोग बात कर रहे हैं, जिन पे बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो डिफरेंट हैं। वहां पे पत्थर है या फिर वहां पर कॉपर है, आयरन है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कैसे हम सेम कर सकते हैं? एंड देन विल्हेम विंडलबैंड एंड हेनरिक रिकट ये लेकर आते हैं फिर से कॉन्सेप्ट वापस, नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। वो अब देखो, याद है हमने प्रीवियसली बात की थी हिस्ट्री एंड सोशल, जब हम कर रहे थे कि दो टर्म्स लेकर आया था मैं आपके लिए, कि एक थी नोमोथेटिक, है ना, और एक थी इडियोग्राफिक। ओके, एक बार क्विक, ईडियो मतलब कि इंडिविजुअल, कोई स्पेसिफिक, हम यहां पर जो चीज की बात करते हैं वैसे हमें नजर आती है। इडियोग्राफिक कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम समझना चाहते हैं। नोमोथेटिक मतलब ब्रॉडर नॉर्म्स बनाने वाली चीज, है ना, ब्रॉडर नॉर्म्स बनाती है नोमोथेटिक। वहां पर हमने जब हिस्ट्री वर्सेस सोशो में कहा था, तो हमने कहा था हिस्ट्री जो होती है दैट इज इडियोग्राफिक, सोशो को हमने कहा था दैट इज नॉर्म बनाती है, नोमोथेटिक। लेकिन वो था जब हिस्ट्री वर्सेस सोशो का कंपैरिजन। अभी हमारा कंपैरिजन हिस्ट्री एंड सोशो का ना होके हमारा कौन सा कंपैरिजन है? साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी का, कि जो नेचुरल साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी का। नेचुरल साइंस में हम ज्यादा बड़े लॉ बना सकते हैं या सोशो में? नेचुरल साइंस में मैं बोलूं कि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है तो इंडिया में अप्लाई होगा, चाइना में भी होगा, जो ब्राजील में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, मार्स में भी शायद हो ही जाएगा ना, तो ये होगा ना। तो नॉर्म्स ज्यादा बनाने की टेंडेंसी किसमें होती है? नेचुरल साइंसेज में। तो हमें यहां पर नेचुरल साइंसेज हमें नोमोथेटिक नजर आती हैं, एंड नेचुरल साइंस के कंपैरिजन में सोशो इज सीन एज व्हाट? इडियोग्राफिक। कि इंडियन सोसाइटी ऐसी है, इंडियन और जो अमेरिकन सोसाइटी ऐसी है, इंडियन सोसाइटी में देखें, अच्छा नॉर्थ इंडिया की ऐसी है, साउथ इंडिया की ऐसी है, नॉर्थ इंडिया में देखें तो पंजाब की ऐसी है, उत्तर प्रदेश की ऐसी, एटसेट्रा। गेटिंग इट? तो हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल साइंसेज के कंपैरिजन में नाउ सोशो कम्स टू बी सीन एज इडियोग्राफिक। गेटिंग इट? बच्चे बड़े चक्कर आ जाते हैं, सर आपने सोशो हिस्ट्री में ये कहा था, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं, सर आपको ठीक भी खुद भी याद है, कुछ की नहीं याद। तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझते हैं। ऑलराइट, तो इतनी लोड लेने वाली बात तो नहीं है। तो आप जो विल्हेम वेंडलबैंड एंड हेनरिक रिकट का नाम लिखकर बोलें कि जो नेचुरल साइंसेज आर मोर ऑफ नोमोथेटिक while sociology is idiographic, बन गई बात हमारी, that's it। हिस्ट्री एंड सोशो की बात हो रही थी, जब हम बोलेंगे हिस्ट्री इज मोर ऑफ idiographic, सोशो इज मोर ऑफ नोमोथेटिक। गेटिंग इट? जनरलाइज करती है एटसेट्रा। हिस्ट्री के कंपैरिजन में बात हो रही है ना, यहां बात किसकी हो रही है? कंपैरिजन विद नेचुरल साइंसेज। ओके, अब यहां पर जो हम इसलिए क्या बोलते हैं कि सर की कमियां तो हर चीज में ही है, हम पर्टिकुलर अपने लॉज ये वर्ड एटसेट्रा तो बनाते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम बोलें कि जो मेथोडोलॉजी है टुवर्ड्स नॉलेज वगैरह देखें, तो उसी की सिर्फ एक साइंस हमें क्या करता है, हमें साइंस एक तरीके की तरह देखना चाहिए। कभी साइंस एक अंत में बोलने की बॉडी ऑफ नॉलेज है, नहीं, वैसे नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे गॉफमन, मीड वगैरह का आप एग्जाम्पल लेके देखें, उन्होंने डिफरेंट अप्रोच यूज करी, जो अभी तक यूज हो रही थी डरखाइम वगैरह की, उन्होंने यूज नहीं करी, उन्होंने डिफरेंट तरीके यूज कर लिए। इसलिए ये आप ये जो 3-4 चीजें हैं ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। साइंस इसमें कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि कंक्लूजन में कि साइंस है क्या? सर साइंस टोकी से आगे बढ़कर देखते हैं सर, टोकी से भी आगे बढ़कर एक चीज है कि टोकी क्या होती है? टोकी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। टोकी इज बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें थ्योरीज बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्वांटिफाइबिलिटी, इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, ऐसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन अंत में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर आप ये डिबेट में पढ़ ही क्यों रहे हैं, साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही नहीं, साइंस इज अ मेथड, साइंस एक तरीका है, एंड साइंस तरीका जिसमें अंदर कैसे फॉलो किया जाए साइंटिफिकली,
वो पॉजिटिविज्म या नॉन पॉजिटिविज्म, आप पॉजिटिविज्म फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ और तरीका बनाएंगे। स्पिरिट क्या है उसका, उसके अंदर जज्बा क्या है सर, क्रिटिकल, वो चीज़ों को क्रिटिकली चाहती है देखना। साइंस ऐसी कोई भी चीज़ जो चीज़ों को चाहे क्रिटिकल देखना, वो साइंस है, ठीक है। आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप चीज़ों में जो कमियां ढूंढ के उनको चाहते हैं इंप्रूव करना। एंड देन पर्पस, साइंस का पर्पस क्या होता है, सच्चाई जानना, सच्चाई जानने की, सच की खोज, ये हो क्यों रहा है ऐसा, एटम ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे जो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आप सच्चाई की तह तक जाना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट हैं। एंड देन कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज साइंस के क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी शांत करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक हमारे एग्जिस्टिंग पैराडाइम में चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक डिस्कवरी करी, पैराडाइम भी एक्सटेंड किया। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, हमारी जो नॉलेज थी, हमारी बढ़ी नॉलेज, क्यूरियोसिटी शांत हुई हमारी, ठीक है। सच्चाई की तलाश, हमारी सच्चाई पूरा हुआ। तो ये जो चार चीजें आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। MSPC जैसे भी याद करो, मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता नहीं इनकी चीजों के पीछे लगाना, आई यूज टू रिमेंबर इट लाइक दिस, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेथोडोलॉजी है, स्पिरिट है, एंड यहाँ पे पर्पस है, एंड यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। मेथोडोलॉजी कुड बी पॉजिटिविज्म, कुड बी नॉन पॉजिटिविज्म, नहीं फॉलो करना चाहते पॉजिटिविज्म तरीके, आपका कुछ और तरीका है जो गॉफमैन ने किया होगा, है ना, या फिर अल्फ्रेड शुत्ज ने किया होगा, आप नहीं चाहते पॉजिटिविज्म फॉलो करना। देन उसके बाद स्पिरिट क्या है, क्रिटिकल, आप चीजों की कमियां निकाल के इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड पर्पस है सच्चाई जानना। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि हमारी एक तो क्यूरियोसिटी शांत होती है, पैराडाइम एक्सटेंड होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, गेटिंग इट। तो अब साइंटिफिक मेथड में अगर आप देखें, आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर साइंटिफिक मेथड क्या है, फिर कैसे मेथड हम इसको अपनाएं। सर इसकी स्टेजेस होती हैं, 6-7 स्टेजेस हैं। जैसे कि साइंटिफिक मेथड में जब आप साइंटिफिकली कुछ काम कर रहे हैं, पहले तो प्रॉब्लम, है ना, सिंपल बेसिक बच्चों वाली चीज है, बस यहाँ पे लिख दी है, पेपर में पूछी जाती है, तो ये 6-7 स्टेजेस आपने लिखनी है। 10 में से 2-3 नंबर यहाँ मिल जाते हैं, इनकी कमियां निकालेंगे, 2-3 और मिल जाते हैं, जो सवाल बनेगा, गेटिंग इट। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर देखना कि सर इस प्रॉब्लम पे किसी ने कुछ बात तो नहीं की हुई, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि अच्छा इस साइंटिस्ट ने कुछ कहा है, इस थ्योरिस्ट ने कुछ कहा है, इसने कुछ कहा है, ओके। देन अच्छा इसके बाद अब मुझे लग रहा है जो मेरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहा था, हो गई सॉल्व। अच्छा जी, पहले मेरे को समझ नहीं आ रही थी किसी ने सॉल्व किए कि नहीं किए, सर तो सॉल्व पड़ी है, ठीक है, हो गया, दैट्स इट, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, सोल्यूशन निकल गया। लेकिन नहीं, अभी मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, बात नहीं बनी, मेरा जो सोल्यूशन है, मेरी जो क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई, तो इसलिए मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा, एक छोटी थ्योरी बनाऊंगा कि मुझे लगता है कि एटम में ऐसी कोई चीज हो रही है, समाज में ऐसी कोई चीज हो रही है जिसके कारण ये प्रभाव निकल के आ रहा है, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब पक्की थ्योरी नहीं होती, कच्ची थ्योरी, ठीक है। आपने ब्रॉडली, आपको लग रहा है कुछ ना कुछ इसका ताल्लुकात है, उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि अच्छा कि समाज में कास्ट के बेसिस पर इलेक्शन किए जाते हैं आज भी, आपको लग रहा है, आपने इसके लिए देखा, डेटा देखा, हाँ इसने बात की, इसने बात की, इसने बात की है, अरे ये सब तो कोई उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, कोई पंजाब की, कोई हरियाणा की, लेकिन कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है, लेट्स से नागालैंड में, किसी ने बात ही नहीं करी हुई, अब क्या करें। तो नागालैंड में वोटिंग होती है कि नहीं होती, लिटरेचर देखा, सर बात तो सर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार की हुई है, यहाँ नागालैंड की बात ही नहीं हुई, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस कि नागालैंड में कास्ट के बेसिस वोटिंग होती है, मुझे लगता है, तो मैंने ये हाइपोथेसिस बना दिया, डेटा कलेक्ट किया उसके लिए कि अच्छा देखें कौन सी कास्ट ने किसको वोट किया, कौन सी कास्ट ने किसको वोट किया, पैटर्न निकाल के देखा हमने पास्ट का, ठीक है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करी कि हाँ मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में चेक किया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या ये अप्लाई हो रहा है, इस जगह पे चेक हो रहा है, इस जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो आपने रिलायबिलिटी वैलिडिटी उसको जगह जगह लगा के आपने उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी एक तरह से, ठीक है। फैक्ट्स लगा के आपने टेस्टिंग शुरू करी उसकी, एंड देन उसके बाद आपको लगा सर बात बन गई, नागालैंड में भी मान लो कि कास्ट के बेस पे वोटिंग हो रही थी, आपने थ्योरी बना दी अपनी, एक लॉ बना दिया। अगर नहीं हो रही थी, आपने बोला कि नहीं, मेरी हाइपोथेसिस स्टैंड्स रिजेक्टेड, नहीं होती वोटिंग नागालैंड में कास्ट के बेसिस पर, दैट्स इट, गेटिंग इट। तो साइंस का पर्पस क्या है कि आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करना, आपकी क्यूरियोसिटी को कुछ जो एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर चलना। एंड जैसे ब्रॉडली जो भी आपकी यहाँ बनेगी थियरी, जो भी आप उसको अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे, लोगों तक लेके चलेंगे, मैंने ऐसा देखा, मेरी थ्योरी में ये रिजल्ट निकल कर आया, एटसेट्रा, गेटिंग इट। मुश्किल चीज तो नहीं है। एंड यहाँ पर एंड इसीलिए आप क्या करेंगे, जो भी पूरा प्रोसेस करेंगे ऑब्जेक्टिवली करेंगे, अपने सब्जेक्टिव जो आपके खुद के जो बायसेस हैं या खुद आपके जो प्री कॉन्सेप्ट नोशंस हैं, जो आपके खुद के पहले के विचार हैं, उसको बीच में आने नहीं देंगे, इमोशंस को बीच में नहीं आने देंगे, आप इसको एज जो ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए वैसे ही करेंगे। क्विकली देखें क्या था, प्रॉब्लम देखी आपने, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी क्या थी, उसके लिए लिटरेचर ढूंढा, नहीं सर लिटरेचर में बात कंप्लीट नहीं हो रही, होगी कंप्लीट, आंसर बन गया, नहीं मिला तो आगे बढ़े, हाइपोथेसिस बनाया, एक कच्ची थ्योरी बनाई, मतलब
देन डेटा कलेक्ट किया, उसके लिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक की, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है कि अप्लाई कि नहीं हो रही, कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में पैटर्न नजर आ रहा था बाकी जगह पैटर्न नजर ही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं अप्लाई करने का। एंड देन जो हाइपोथेसिस वगैरह को आपने फैक्ट्स के साथ चेक किया, उसके बाद लॉब आपका चेक हो गया, आपने बोला सर ब्रॉडर पैटर्न ये निकल कर आया है, थ्योरी बना दी मैंने एंड अकॉर्डिंगली डेटा को प्रेजेंट कर दिया, ऑब्जेक्टिवली मैंने सब रिसर्च की थी एंड अपने प्रेजुडिस इमोशंस वगैरह नहीं यूज किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब यहां पर इसको कंक्लूड करते हैं कि साइंटिफिक मेथड में भी कमियां होती हैं, साइंटिफिक मेथड भी कभी कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी मेथड भी तो एक रास्ता ही है जो किसी अंत पे पहुंचने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिविस्ट चाहे नॉन पॉजिटिविस्ट डेटा कलेक्ट करें चाहे डेटा कलेक्ट ना करें, है ना। किसी और तरह से चाहता हूं मैं सिर्फ 5 लोगों से इंटरव्यू करके मैं चाहता हूं डिस्कस कर लेना, मैं क्यों 5 लाख लोगों को चेक करूं डेटा, मैं सिर्फ 5 लोगों से इंटरव्यू करूंगा, उनकी बातों से बताऊंगा मैं, ठीक है, मेरा तरीका है ये। ओके ठीक है, एंड देन साइंटिफिक मेथड, इसलिए बहुत सारे मेथड में से एक ही मेथड है, कुछ अलग तरह से भी आप चाहें तो कुछ नया भी इन्वेंट कर सकते हैं। एंड देन इसलिए आप सिर्फ साइंटिफिक मेथड ही करेंगे ऐसा ही होगा, इसको एक ग्लोरीफाई करते रहेंगे, बाकी नए तरीके कैसे डेवलप होंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे थॉमस कुहन, कार्ल पॉपर, जो हमारे डेविड डॉयश हैं, इनकी बातें कहाँ पे हमने सुनी, फिर हमने सुनी नहीं, इसका मतलब इनकी बातें, वो तो कह रहे हैं कि किसी जो नए परिंदे को उड़ने दो, कुछ ना कुछ नया तो करेगा वो, तो इसलिए कह रहे हैं कि ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इज बैड फॉर ग्रोथ ऑफ नॉलेज। एंड देन उसके बाद हम रिफ्यूटेबिलिटी को भी थोड़ा प्रमोट करें, है ना। तो रिफ्यूटेबिलिटी मतलब जैसे वही बोलते हैं ना कि हम डेटा में देख के हमने पैटर्न निकाल दिया, ऐसा डेटा भी निकाल के लाएं जहां पे पैटर्न ना दिखता हो, ठीक है। रिलेटिव जो प्रेडिक्शन करनी होती है, रिलेटिव जो प्रेडिक्शन होती है वो रिलेटिव ही होती है। रिलेटिव मतलब कि सिंपली हम बोलें कि ऐसा होता आया है तो ऐसा लग रहा है ऐसा हो जाएगा, 100% बारिश होगी, कभी ऐसा होता है, कभी कि बोला होगा 100% बारिश होगी, देयर आर डेज 100% लिखा था गूगल वगैरह ने कि बारिश होगी, बारिश नहीं हुई, ठीक है। लिखा था 60% चांसेस बारिश पक्का हो गई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रेडिक्शन ही होती है। एंड देन इसीलिए जो साइंस एंड स्यूडो साइंस की जो प्रेडिक्शन करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, तो उसमें फर्क भी हमें करना चाहिए कि हमें तरीका होना चाहिए हमारा साइंटिफिक, बाद में आउटकम के बारे में बहुत बात करेंगे तो हमारी नॉलेज क्रिएशन ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थॉमस कुहन को आप यहाँ पे फिर जो अब यहाँ पे मैं आपको 4-5 ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूँ जो साइंस के खिलाफ, जिन्होंने कहा साइंटिफिक मेथड के खिलाफ लिखा, खुद जब लोग बहुत, जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी क्रैक कर जाएं, आप बन गए आईएएस ऑफिसर, आप जो चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हो जाएं, उसके बाद आप कहेंगे वैसे कुछ रखा नहीं है यूपीएससी करने में, मैंने देखा है कुछ खास निकल के आता नहीं है, आईएएस ये करते हैं वो करते हैं, कुछ है नहीं खास, आपको तो पेंटर बनना चाहिए या फिर जो भी बनना चाहिए, गेटिंग इट सिंगर बनना चाहिए, जो कर लेते हैं एक बार ना एक पॉइंट के बाद वो फिर क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज्यादा कि कुछ निकल कर नहीं आया, जितना हमने ग्लोरीफाई किया हुआ था, जितना हमने ऑसमनेस बात की हुई थी उतना है नहीं कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे ये जो थॉमस कुहन है, थियोडोर अडोर्नो देखेंगे हम, अडोर्नो के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, अडोर्नो बिलोंग्ड टू जर्मनी एंड अडोर्नो वाज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ वेरियस साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूडिंग, जैसे अडोर्नो के बारे में पढ़ेंगे, इवन अडोर्नो ऐसा कहते हैं कि जो क्रिटिकल स्कूल के थे कि हर चीज में वो कमियां निकालना चाहते थे, देन एक दिन आया उनको लगा ये कमियां निकालने का प्रोसेस है, इसमें ही बहुत कमी है, तो इसीलिए अडोर्नो का एकदम से विश्वास उठ जाता है दुनिया से। एनवायरमेंटल डैमेजेस देखते हैं, कैटास्ट्रोफे हो रहा है और दुनिया में जो बम चलाए जा रहे हैं इतने खतरनाक हिरोशिमा नागासाकी हो रहा है, तो कह रहे हैं साइंस गलत दिशा में ले जा रही है, ह्यूमन बीइंग गलत दिशा में जा रहा है, सडनली ही लूजेस चार्म ऑफ एवरीथिंग अराउंड हिम एंड वो एकदम संत महात्मा बन जाते हैं अडोर्नो। अदरवाइज वाज अ मेजर सोशियोलॉजिस्ट, मेजर एक मार्क्सिस्ट थिंकर, सडनली ही लूजेस हिज जो विश्वास इन एवरीथिंग अराउंड हिम। सभी के बारे में पढ़ लेते हैं रैपिडली, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके ठीक है। देन कुहन जी कहते हैं कि साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए रिसर्चर कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे काम करता है, अजम्पशन झुटलाई भी जाती हैं, अजम्पशन हमेशा सही हो ये भी बात सही नहीं है, इसलिए थ्योरी 100% सही होगी ये सही नहीं है, इसलिए ग्लोरीफाई ओवर ग्लोरीफाई मत करो, ठीक है। एंड साइंस में तो जो सरकार और अमीर लोग का बहुत ज्यादा अब जो इंटरफेरेंस बढ़ चुका है, इसी कारण से साइंस को थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब स्टेट जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को ऐसे बोल दिया जाता कि हमें आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करनी है, शायद कोई करता ना रिसर्च इतनी, क्योंकि लेकिन जब सरकार ने इतना रिसोर्स लगा दिया न्यूक्लियर कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम हिटलर को, जापान को रोक नहीं सकते, रशिया को डराने के लिए भी ऐसे कहा जाता है यूएसए ने बॉम्ब चलाए थे, जबकि जर्मनी हार मान चुका था, जापान हार मानने वाला था और जापान बिल्कुल हार के कभी करीब था, कभी भी किसी दिन भी वो सीज फायर घोषित कर देता, उसके बावजूद भी यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे हिरोशिमा
हिरोशिमा नागासाकी पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हिरोशिमा के गिरते ही जापान ने घुटने टेक दिए थे, उसके बावजूद भी जापान पे एक और बॉम्ब गिराया गया। तो वो कह रहे हैं क्योंकि रशिया को दिखाने के लिए, यूएसएसआर को दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर में तब तनातनी शुरू हो चुकी थी। चाहे वो लड़ तो जर्मनी के खिलाफ ही रहे थे, हिटलर के खिलाफ, लेकिन लड़ाई के दौरान ही तनातनी शुरू हो गई थी कि कौन ज्यादा सॉलिड है। जैसे जैसे पांडवों के बीच में शुरू हो गया था ना कि पांचों पांडवों में सबसे सुप्रीम पांडव कौन है, ऐसे ही यूएसएसआर में शुरू हो गई थी। यूएसए ने बेचारे 2 बॉम्ब गिराए, दिखाया हम में कितनी ज्यादा शक्ति है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पर यह है कि जो सरकार ने ओवर फंडिंग शुरू कर दी थी न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर रिसर्च की, इस पे करो और रिसर्च और रिसर्च और रिसर्च, तो वहां पे उसके कारण न्यूक्लियर वेपन सडनली बहुत रैपिडली डेवलप हुए। ओपेनहाइमर की आप पढ़ना स्टेटमेंट, ओपेनहाइमर जैसे जब पर्टिकुलरली जब बॉम्ब के जो पूरे वहाँ पे जब पूरा प्रोसेस डेवलप हो जाता है एंड बॉम्ब बन जाता है, तो जब वो बॉम्ब के चलने के पहले वो एक वर्ड बोलते हैं, भागवत गीता का पहला जो भागवत गीता का कोट बोलते हैं, नाउ आई हैव बिकम डेथ, जो जैसे भगवान लॉर्ड कृष्ण ने कहा था कि वो भगवान रूप ले लिया, जब डेथ का रूप ले लिया महाभारत के पहले, तो ऐसे ही ओपेनहाइमर भी कोट करते हैं, नाउ आई हैव बिकम डेथ, कि इंसान अब मौत बन गया है, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ म्यूचुअल एनहाइलेशन ही है इसमें, सिर्फ सभी बर्बाद होंगे, इकट्ठे बर्बाद होंगे। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि स्टेट कैपिटलिस्ट अमीर लोगों ने ही साइंस को हाईजैक कर लिया है अपने जो फायदे के लिए, अपने जो प्रोग्रेस के लिए, कैसे एक देश दूसरे देश पे और हावी हो जाए, इसी के लिए साइंस का यूज किया जाता है। एंड इसीलिए वो थॉमस कोहन कहते हैं कि पर्टिकुलरली साइंस को आजादी मिलनी चाहिए इन दोनों से। अडोर्नो, पर्टिकुलरली अडोर्नो आके वो भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के जो बनने से बहुत आहत है। न्यूक्लियर वेपन वाली एरा बहुत डरावनी होगी। सडनली इतने आइलैंड, देश, दुनिया सब गायब हो गए थे। मार्शल आइलैंड पे जो है, चेरनोबिल का आपने सुना होगा, तो इतने भयंकर चीजें हैं न्यूक्लियर जो भी पूरे डिवाइसेज हैं वगैरह, तो उसके बावजूद हम इस पे प्रोग्रेस पे लगे रहते हैं कि हमें बताया जाता है बहुत बढ़िया देश में कैसे बिजली का सोल्यूशन निकलेगा ये वो, तो लेकिन वो कहते हैं ये डिस्ट्रक्शन के जो सामान ही तैयार होता जा रहा है जो एक दिन पूरी मैनकाइंड को बर्बाद कर देगा। अडोर्नो वगैरह इससे बहुत आहत है। तो वो कह रहे हैं 17वीं 18वीं सदी में जो साइंस थी वो नेचर को चाहती थी स्टडी करना, 19वीं सदी में हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया नेचर को, 20वीं सदी में तो हमने जंग के लिए ही साइंस को कंप्लीटली झोंक दिया, एक दूसरे से आगे निकलना। जर्मनी में जो पर्टिकुलरली ऐसी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनती हैं 1910 1920 में, 10-20 के आसपास, तो जर्मनी इतना एडवांस नेशन बन गया, एस्पिरिन बना देता है, पता नहीं कौन सी दवाइयां बना देता है, एंड एकदम लगता है जर्मनी को हराना इम्पॉसिबल है। तो एंड जर्मनी को खुद भी लगता है श्रेष्ठ बन गया जर्मनी, इसलिए टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो जाता है जर्मनी को लगता है मेरे को बाकी जगहों पर भी अटैक कर देना चाहिए, मुझे अपना एम्पायर बढ़ाना चाहिए, जो भी वटेवर, तो करते करते वर्ल्ड वॉर 1। तो इसलिए अडोर्नो कहते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंटिफिकली, लेकिन दिमाग तो ग्रो नहीं कर रहा आपका, दिमाग तो अभी भी आपका अटका हुआ है कि मुझे उस पर कब्जा कर लूं, मैं उस पर कब्जा कर लूं। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसी प्रोग्रेस है। अडोर्नो का सडनली विश्वास उठ जाता है इन सब चीजों से। अडोर्नो स्टार्ट्स राइटिंग अगेंस्ट साइंस। तो एंड देन 21वीं सदी में वो कह रहे हैं कि वही कॉलोनाइज बाय स्टेट एंड कैपिटलिस्ट, जो टेक्नोलॉजी के आने से हमारी चॉइसेस और फ्रीडम घटती जा रही हैं। मोबाइल फोन, तो अडोर्नो ने मोबाइल फोन शायद नहीं चलाया, तो है ना, उसके पहले शायद वो स्वर्ग सुधार गए थे, तो लेकिन मोबाइल फोन, आपकी चॉइसेस फ्रीडम कितनी कटेल हो रही है। बार बार मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये टॉपर ने स्लीपी क्लासेस से पढ़ा, ये टॉपर ने स्लीपी क्लास से पढ़ा, आपने चाहे स्लीपी से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, आपकी चॉइसेस एंड फ्रीडम गई। आपको मन करेगा मैं स्लीपी से ही पढ़ लूँ, या फिर कोई और कोचिंग सेंटर, है ना, या फिर कोई मैं आईएएस ही बन जाऊँ। आपको पेंटर बनना है, सिंगर आप बन ही नहीं पाओगे, तो क्योंकि आपको लगेगा कि पेंटर सिंगर को कौन पूछता है आजकल। आईएएस आईपीएस के मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, मैं तो वही बनना है। तो अडोर्नो बहुत रियल भी है, बहुत रेलिवेंट है। एंड देन इसीलिए जो साइंस को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो आप, साइंस को कहते साइंस तो हमें दिक्कतों में डाल रही है, प्रॉब्लम में डाल रही है, तो सेलिब्रेट मत करो। अडोर्नो ऐसा बोलते हैं। ओके, देन कार्ल जंग नहीं बोलते, कार्ल यूंग बोलते हैं इनको। ओके, तो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, अगेन बड़ी बड़ी बातें वही कह रहे हैं कि ना दुनिया में जो बहुत ही वैसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट्स में से एक है ये, ठीक है, जैसे जो हमारे जो सिगमंड फ्रॉयड हैं एंड कार्ल जंग ऐसे वाले, तो ये बोलते हैं कि जो बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें हैं, साइंस कभी उनको नाप ही नहीं सकती। आप उसको नंबर लगा दोगे 0 से लेकर 10 तक, आप कितने खुश हैं, मैं 5 खुश हूं, मैं 8 खुश हूं, तो कहते हैं क्या पता लगा किसी को, सामने वाले को। हो सकता है, जैसे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि वो कह रहे हैं कि एक इंसान जिसको वो होता है ना, जो झूला होता है, जो है ना, जो स्विंग बोलते हैं जिसको, तो उस स्विंग पे बैठ के ही कहते हैं थोड़ा सा ही हल्की मूवमेंट होती है, किसी को बहुत आनंद मिल जाता है, उसके दिमाग में सेरोटोनिन लेवल ये वो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे आ जाते हैं। कहते हैं एंड देयर आर ह्यूमन बीइंग्स जो कि जहाज से छलांग लगा देते हैं, पैराशूट को इतना नीचे आके खोलते हैं
उनको कोई ऐसे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती, ठीक है लगा दी छलांग, हमें क्या हुआ, कोई खास खुशी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, सेम कैसे कह सकते हो, मान लो किसी ने झूला झूल कर आया, उसको लगा कि 0 से 10 के स्केल में कितनी खुशी, सर 8 खुशी होगी, मजा ही आ गया, आज मैं क्या झूला झूल के आऊँ, मुझे मजा आ गया। किसी ने वो जहाज से छलांग लगा दी, 0 से 10 के स्केल में कितनी, सर 4 खुशी होगी। ये आपने अरे इतना एडवेंचर किया, इतना कुछ किया, सर क्या एडवेंचर, कोई एडवेंचर नहीं था। तो उसने कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव चीजें हैं, कैसे आप इसको साइंटिफिकली नाप सकते हो, अनचाहते भी क्यों। तो इसीलिए पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि इसलिए मेथडोलॉजी तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप क्यों लगे हुए हो कि क्वांटिफाइबिलिटी, टोकी में जो क्यू था, क्यू भी होना चाहिए सोशो में, क्यों होना चाहिए, कहने सोशो अलग चीज है, डिसिप्लिन है ही नहीं जहां पे क्वांटिफाई करना ही नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए कार्ल यूंग इसके बारे में बात करते हैं। एंड देन आते हैं हमारे अंत में पॉल फेयराबेंड। तो जो फेयराबेंड जी, यहां पर वो क्या कहते हैं, फेयराबेंड इज द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन यू विल एवर मीट, एवर सी, एवर रीड। फेयराबेंड कहते हैं कि आपने यहां पर तबाही मचाई हुई है, साइंस वालों को लिखते हैं कि एक ही, जब तक कोई साइंटिफिक तरीका फॉलो नहीं करेगा वो घटिया है, साइंटिफिक तरीका फॉलो नहीं करती है ये वाला पर्टिकुलर जो बॉडी ऑफ नॉलेज, वो बकवास बॉडी ऑफ नॉलेज, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए, इस सब्जेक्ट के टीचर्स को फंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, एनार्किज्म मचाया हुआ आपने। तो इसलिए वो कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, कि साइंस को पढ़ने का यही तरीका है, साइंटिफिक होने का यही तरीका है। आप साइंटिस्ट तभी हो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप साइंटिस्ट तभी हो जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो। कह रहे हैं ये क्या एनार्किज्म है, जैसे ही मेरा मन करेगा मैं वैसे पढ़ूंगा, नॉलेज क्रिएट होती है या नहीं होती है आई डोंट केयर, ठीक है। इसलिए फेयराबेंड इसके बहुत खिलाफ लिखते हैं, एंड पर्टिकुलरली इसलिए वन पर्टिकुलर थिंकर यू शुड नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड ये वो फॉलो करो। वो कह रहे हैं कि साइंस ह्यूमन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कभी भी नहीं दे सकती, साइंस नई नई बीमारियां क्रिएट करके उनके सॉल्यूशन निकालती जाएगी। ह्यूमन प्रॉब्लम्स की, ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो थिंकिंग की हैं, चाहे वो एटीट्यूड की, चाहे वो मोटिवेशन की, वो अलग प्रॉब्लम्स हैं, साइंस के पास उसके आंसर्स नहीं है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली थॉमस, जो अपने पॉल फेयराबेंड, थॉमस कुहन, कार्ल यूंग, अडोर्नो, इंपॉर्टेंट लोग हैं, दिमाग में रखें, साइंस के क्रिटिसिज्म में कोट करने हैं। एंड जो हमारे पहले हमने देखे थे जो डेविड डॉयश एंड थॉमस कुहन एंड कार्ल पॉपर, वो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड कैसे बेहतर हो सकता है उसकी बात करते हैं। जबकि ये जो लेटर पढ़े ये साइंस को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि साइंस ने थोड़ा जो अनार्की मचाई हुई है। गेटिंग इट। तो यही थीम था हमारे लेक्चर का। दो क्विक रिवीजन अगर आप चाहते हैं तो आई कैन एब्सोल्युटली डू इट विद यू, कि क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं कि हमने पढ़ा भी तो पढ़ा क्या, करें तो करें क्या। ओके चलें एक बार शुरू में, तो लास्ट के 5 मिनट लगा लेने चाहिए ऐसी चीज़ों पे। तो शुरू में जब ना हैंड होल्डिंग चाहिए होती है बच्चों को, तो हमने थोड़ा सा, जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं, वैसे हमने साइंटिफिक मेथड क्रिटिक पढ़ा, तो लेकिन इंपॉर्टेंट थीम सेट हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे थॉमस कुहन, कार्ल पॉपर, एंड हमने कुहन की किताब देखी एंड उनके आइडियाज के बारे में बात की कि कुहन कैसे चाहते हैं कि पैराडाइम चेंजिंग चीजें होती है, नॉर्मल साइंस एंड जो रेवोल्यूशनरी साइंस। एंड देन पॉपर आते हैं, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी लिखते हैं। पर्टिकुलरली वो क्या बोलते हैं कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी का कारण क्या रहा, क्यों हमारी डिस्कवरी होती रहनी चाहिए, इंडक्टिव थिंकिंग में कमियां बताते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग के बारे में, एंड पॉजिटिविज्म पर भी लिखते हैं कि पर्टिकुलरली जो हम जैसे ही हम अपनी कमियां बताते हैं साइंस में, साइंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इससे। ओके डेविड डॉयश आते हैं, डेविड डॉयश आके अपनी बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी लिखते हैं और 2011 में लिखते हैं, लेकिन 2020 के आते आते ये किताब बहुत फेमस हो जाती है क्योंकि कोविड आता है। ओके एंड देन वो कह रहे हैं कि इंडक्टिविज्म में जो फ्लॉ है, फ्यूचर से हम पास्ट से फ्यूचर चाहते हैं प्रेडिक्ट करना, सही चीज़ नहीं है। साइंस फॉलेबल है, फॉलेबल होने में ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई फाइनल ऐसे कोई अथॉरिटेटिव टेक्स्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो बोले कि हाँ बस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पर ही है। एंड देन अकॉर्डिंगली ये मिथ और साइंस में पर्टिकुलरली चाहते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, एक्सप्लेनेशंस पे जोर देते हुए ये बताते हैं कि गुड एक्सप्लेनेशंस टेक द साइंस फॉरवर्ड बहुत दूर तक, ठीक है। सोशल साइंस है कि नहीं, तो इसके लिए हम बोलेंगे सर इनिशियली जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे वो तो साइंस से बहुत प्रभावित थे, जो उन्होंने टर्म्स भी कितनी सारी चुरा ली वहां से साइंस से, एंड साइंस कौन सी, नेचुरल साइंस से, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म के जो 3 पैरामीटर्स है ना, ये वाले नेचुरलिज्म, इंडक्टिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म, वो भी हमने चुरा लिए थे, ठीक है। तो अब इसीलिए हम इसको मेथड के जैसे देख सकते हैं कि हम अलग सोशो क्रिएट कर रहे हैं, अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो साइंस है कि नहीं का मतलब क्या बना, मेथड है, तो बॉडी ऑफ नॉलेज छोड़ी ना है। तो लेकिन साइंस की जो 4 प्रीकंडीशंस होती हैं, टोकी देखा हमने, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफाइबिलिटी एंड इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, ये चीजें सोशो में पूरी भी होती हैं, सोशो में पूरी नहीं भी होती, इनमें कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। एंड देन जो हमने ये भी बात जानी कि कैसे सोशो जब हम नेचुरल साइंस से कंपेयर करते हैं तो सोशो इडियोग्राफिक नजर आती है कंपेयर्ड विद साइंस जो कि नेचुरल साइंस जो कि नोमोथेटिक नजर आती है, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्टिकुलर फाइनल क्या निकालते हैं कि साइंस है क्या, साइंस एक तरीका है, साइंस इज अ मेथड, साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, एक मेथड है, एमएसपीसी, ठीक है। जो एमएसपी का इशू भी चल रहा था ना कभी, तो
मेथोडोलॉजी, स्पिरिट, है ना, पर्पस क्या है इसका, स्पिरिट कैसी है, क्रिटिकल है, पर्पस क्या है, जो ट्रूथ की, सच्चाई को की तलाश, एंड कॉन्सिक्वेंसेज है, क्यूरियोसिटी शांत करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, पैराडाइम्स को पुश करना, ठीक है। तो एंड देन की साइंटिफिक मेथड के तरीके, स्टेजेस बता दो, स्टेजेस देखिए हमने साइंटिफिक मेथड की, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो साइंटिफिक मेथड में भी सर कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं, वो अपनी बात करी। एंड देन जो अब 4 इंपॉर्टेंट लोग जो कि साइंस को ओवरऑल चाहते हैं जो क्रिटिसाइज करना, थॉमस कुहन की बात करते हैं हम, देन थियोडोर अडॉर्नो की बात करते हैं, कार्ल यूंग की बात करते हैं, एंड पॉल फेयरबैंड, ठीक है। तो जब समराइज करते हैं लेक्चर बहुत छोटा नजर आता है एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाता है, क्योंकि है तो छोटा सा टॉपिक ही, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़ा, लेकिन समझते हुए टाइम लगता है कई बार। तो इसलिए अगर दिक्कत आए लेक्चर दोबारा सुन लो, नहीं दिक्कत आनी चाहिए, नोट्स पढ़ लोगे, अंडरलाइन किया हुआ, कहानी समझ आ जाएगी आपको क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो बस यही चीज़ है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो आगे, और क्या, यही छोटा छोटा प्रोसेस है। मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।